तो आज की क्लास में हम जो है वो हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करेंगे। और लास्ट टाइम जैसे एक चैप्टर मैंने आपको फेडरल बोर्ड से पढ़ाया था, डेट इज़ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ हाइड्रोकार्बन्स। तो चैप्टर 16 होता है असल में फेडरल बुक में। फेडरल बोर्ड के अंदर ये चैप्टर 16 है और हमारा जो सिंध बोर्ड है उसके अंदर ये चैप्टर 7 है। ठीक है, 7वां चैप्टर होता है। तो सिंध बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका चैप्टर 7 केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन भी रिवाइज हो जाते हैं इस चैप्टर से। और जो एमटीट्यूड के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए जाहिर सी बात है कि ये मैं चैप्टर फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद से करवा रहा हूँ, जो कि तमाम स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा जो आगे जाकर नस्ट या फिर MD कैट के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं। ठीक है, और एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन स्टडी करवा रहा हूँ। ठीक है, लास्ट ईयर जो मैंने कराया था फेडरल बोर्ड से, जो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए भी हैं यूट्यूब के अंदर, वो लाइन बाय लाइन स्टडी नहीं थी, वो जस्ट एक समराइज्ड वे पर मैंने बताया था। बट अब मैं बहुत ही ज़्यादा थॉरोली लाइन बाय लाइन जो है वो फेडरल बोर्ड को रीड करवा रहा हूँ और लेक्चर दे रहा हूँ, ताकि एक छोटे से माइन्यूट मिस्टेक भी या चीज़ जो है वो रह ना जाए कहीं किसी भी तरह से। ठीक है, ताकि चूँकि आपको पता है कि हमारा जो MD कैट होता है वो फेडरल बोर्ड से ही बन रहा होता है, ठीक है, या पंजाब बोर्ड से बन रहा होता है, तो उस पर ज़्यादा फोकस हमारा होता है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं वो तो आप सब जानते हैं। द कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोजन या और कार्बन जिस कंपाउंड के अंदर होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ठीक है, और उनमें बहुत सारे कंपाउंड्स हमारे पास हो सकते हैं, लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, XYZ बहुत सारे हो सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो आज उसका फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स का। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन से, कि हाइड्रोकार्बन्स के हमारे पास कितने टाइप्स हैं। तो ये लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हाइड्रोकार्बन्स को डिफरेंट क्लासेस में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो हाइड्रोकार्बन्स को हम ओपन चेन और क्लोज चेन में क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब चूँकि लर्निंग कम वक्त में ज़्यादा लर्निंग हो सके तो उसके लिए मैं स्लाइड्स को यूज़ करता हूँ, फिर उन स्लाइड्स के PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, और ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी जो है वो आपको उसके लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, वो यूट्यूब पे भी आपको मिल जाते हैं। तो ईज़िली होता है कि ताकि आप क्लास के दौरान जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा लिखने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो ये ही मेरा तरीका है। एप्टीट्यूड में जो कि मैं पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, तो लिखने के लिए वक्त इतना नहीं बचता है। इंटर में तो मसला नहीं होता, शॉर्ट कोर्स होता है, तो लिख भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं एक साथ, बट एप्टीट्यूड में ऐसा नहीं हो पाता। तो हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, ओपन चेन होते हैं, क्लोज चेन होते हैं। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जिनमें सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में लगे होते हैं, उसमें या तो सैचुरेटेड होते हैं या अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड में एक हमारे पास होते हैं, दीज आर द अल्केन्स। जो अल्केन्स होते हैं जैसे कि कार्बन कार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, पैराफिन्स इनको कहा जाता है। और अनसैचुरेटेड में जिसमें पाई बॉन्ड्स होते हैं उसमें अल्कीन्स और अल्काइंस ये दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है, अल्कीन में भी पाई बॉन्ड है, अल्काइन में भी पाई बॉन्ड है। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की बात करें तो उसमें दो होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिनमें बेंजीन रिंग होता है, और अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर हो लेकिन बेंजीन रिंग ना हो तो फिर वो एलिसाइक्लिक है। एरोमेटिक का ये रिवर्स है, जैसे कि यहाँ साइक्लोहेक्सेन जो एग्जाम्पल है, इसके अंदर आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर तो दिख रहा है लेकिन बेंजीन रिंग नहीं है। बेंजीन रिंग आप जानते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ रिंग होती है जिसमें हेक्सागोनल रिंग के अंदर अल्टरनेट पोजीशंस पर पाई बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन में तो एक भी पाई बॉन्ड नहीं होता, तो इसलिए वो एलिसाइक्लिक होता है। तो ये बात हम सिंध बोर्ड में चैप्टर 6 में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो बात समझ आती है वाली, बहुत बेसिक बात इसके अंदर, कोई चीज़ ऐसी मुश्किल नहीं है इसमें। फिर हाइड्रोकार्बन्स में इसमें फर्दर जो है ना वो अल्केन्स है ना, उनके हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताया गया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिगेन। आई होप कि इसको आपको इसके फॉर्मूले भी आपको पता होंगे। CnH2n+2 के लास्ट से उसको लिख रहे होते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एन का नंबर ऑफ कार्बन एटम पढ़ते रहते हैं, तो इस तरह से कंपाउंड्स हमारे पास सीरीज वाइज आते रहते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स। इनमें से जैसे अगर प्रोपेन है उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, CH3, CH2, CH3, क्योंकि 3 कार्बन की चेन है, सब में सिंगल बॉन्ड है। ब्यूटेन को ऐसे लिखा जा सकता है, पेंटेन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इट इज़ ऑल्सो द पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये एक ओपन स्ट्रक्चर है और ये कंडेंस स्ट्रक्चर हुआ हुआ है। ये इसका फॉर्मूला है और ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इसमें जो मैं इस स्लाइड में आपको एक मेन चीज़ बताना चाहता हूँ वो है लाइन ड्राइंग। ये इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज लाइन ड्राइंग, इसको कहा जाता है। जैसे को हम लोग कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है भाई,
कि जिसमें हम लाइंस की सूरत में ना बॉन्ड्स को शो करते हैं। तो ऐसा भी आपने कभी सिन बोर्ड में तो ऐसा नहीं लिखा होता, बट फेडरल में मुख्तलिफ जगहों पर आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका तरीका क्या होता है बनाने का, मीथेन को तो बस CH4 ही लिखा जाता है, उसका नॉट Na मतलब नॉट अवेलेबल, नो या नॉट एप्लीकेबल, कि मीथेन का तो कोई बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर नहीं होता। लेकिन अगर आपको इथेन बनाना है तो आप क्या करें, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दें। तो हर लाइन का हर एक जो डॉट है ना, या लाइन का हर एक कॉर्नर असल में कार्बन को शो करता है। तो ये हमारे पास हो गया इथेन। तो जैसा आपने ये बना दिया तो ये हमारे पास हो गया इथेन। प्रोपेन बनाना है तो आपने इस तरह बना दिया। ये वाला स्ट्रक्चर इस तरह से जो मैंने बनाया, ये शो ये कर रहा है कि ये जैसे हमने देखा था ना कि जैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, साइक्लोहेक्सेन बनाना होता है, सारे कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर हम इस तरह से बना देते हैं, यूँ करके कार्बन और हाइड्रोजन हाइड कर देते हैं। बिल्कुल वहाँ पर अब कार्बन हाइड्रोजन को हाइड करके मैं बना रहा हूँ, सिर्फ चेन ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे मैंने इस तरह से सीधा बनाया ना, तो ये एक लाइन है तो एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, तो 2 कार्बन वाला स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ 3 कार्बन लगाना है तो इस तरह से आपने 1 2 3 मतलब यूँ करके आपने लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। अब अगर आपने यूँ करके ड्रॉ कर दिया तो टोटल कितने, ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, बॉन्ड लाइन जो 1 2 3 4, ये स्ट्रक्चर देखिए पेंटेन का है, 1 2 3 4 5, समझ रहे हैं ये स्ट्रक्चर क्या चीज़ है। तो ये भी आप एडवांस बुक्स वगैरह में देखोगे ना केमिस्ट्री के, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी बने हुए आपको इंटरनेट वगैरह पे मिलेंगे। तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। अब इनमें जैसे कि ये हमारे पास प्रोपेन है, अब प्रोपेन में अगर हमने यहाँ पर एक और एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी ना, इधर से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये असल में एक मिथाइल रेडिकल इसके अंदर लग गया। तो ये हमारे पास हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। तो हम इसके अंदर रेडिकल्स की अटैचमेंट भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हम कहीं रेडिकल लगा दें, यहाँ पर कोई रेडिकल लगा दें, यहाँ पर कोई रेडिकल लगा दें, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। बट अभी रेडिकल्स पे मैं नहीं जा रहा, जस्ट इसमें ये दिखा रहा हूँ कि स्ट्रक्चर्स को इस तरह से भी शो किया जा सकता है और इस तरह से लाइन की सूरत में भी शो किया जा सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी हमारे पास है। ठीक है, बात समझ आ गई कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, जिसमें जस्ट लाइन्स ड्रॉ करके हम क्या करते हैं, कार्बन के स्ट्रक्चर्स को बता रहे होते हैं, और हर एक जो है ना साइड, हर एक वर्टेक्स वो एक कार्बन को शो कर रहा है। तो बहुत सारे वर्टेक्स दिख रहे हैं ना आपको उसके अंदर। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात क्या है। नेक्स्ट इसके बाद अल्केन्स की नोमेनक्लेचर किस तरह की जाती है। अब ये टॉपिक नंबर ये आपका 16.2 स्टार्ट हो गया। अल्केन्स की नोमेनक्लेचर अगर किसी ने नहीं सीखी है चैप्टर 6 में, तो यहाँ पर हम सीख लेते हैं। ठीक है, तो कि मैं पेज बाय पेज, जिस तरह फेडरल बोर्ड के अंदर बुक जिस तरह पेज बाय पेज चल रही है ना, हम उसी तरह चला रहे हैं। आपके पास बुक है आई थिंक सो, अच्छा इनकी है, तो वही देखें आप, पेज बाय पेज हम उसी तरह चल रहे हैं। ठीक है, तो आप भी चेक करते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हमारे पास है, नेमिंग करनी है अल्केन की। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ड्रॉ करते हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने ड्रॉ कर ली, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। उसके बाद नंबरिंग कहाँ से की जाएगी, जहाँ से रेडिकल करीब होगा। रेडिकल कहाँ से करीब है, लेफ्ट साइड से करीब है, राइट साइड से करीब है, दोनों साइड से करीब है। 1 2 3 1 2 3 कहीं सब नंबरिंग कर लें, तो 1 2 3 4 5। तो उसका क्या नाम हमारे पास बन जाएगा, दिस विल बी, थर्ड पर मिथाइल हो तो 3 मिथाइल, एंड टोटल कार्बन 5 है तो दिस विल बी नॉट प्रोपेन, दिस विल बी पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखें स्टेट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन गई। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अब लेफ्ट साइड से होगी, अब राइट साइड से तो नहीं हो सकती, लेफ्ट साइड से होगी। दिस विल बी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो पहले सबसे पहले रेडिकल का नाम बताएंगे, थर्ड पर मौजूद है मिथाइल, तो क्या हो जाएगा 3 मिथाइल, और टोटल कार्बन हमारे पास 6 है, तो दिस विल बी व्हाट, यस 3 मिथाइल हेक्सेन। यहाँ पर अगर देखें तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनी और बाद में रेडिकल्स हमारे पास आ गए। अच्छा, इसमें ये 2 रेडिकल तो मिथाइल मिथाइल रेडिकल, ये कौन सा रेडिकल आ गया, यस ये CH2 CH3 को अगर हम मिला दें ना तो ये C2H5 भी बन जाएगा। ठीक है, दिस विल बी इथाइल। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2, और कहाँ से, लेफ्ट साइड से नंबरिंग हो जाएगी, क्योंकि लेफ्ट साइड से सेकंड कार्बन पर अटैचमेंट है मिथाइल की। दिस विल बी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले किसका नाम आएगा, मिथाइल का नाम आएगा कि इथाइल का नाम आएगा, पहले किसका नाम लिखेंगे, यस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है, इथाइल ई से आता है वो पहले आएगा। तो दिस विल बी 3 इथाइल, देन 2 और 3 पर मिथाइल लगा हुआ है, तो दिस विल बी, नहीं 2 और 4 पर, 2,4 डाई मिथाइल, और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या करेंगे, कार्बन चेन का नाम दे देंगे, यस 6 कार्बन है तो दिस विल बी हेक्सेन। तो 3 इथाइल 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। ठीक है जी, तो ये हमने इसको यहाँ पर एक नाम जो है वो हमने इस कंपाउंड का दिया।
नेक्स्ट इज के ये जो कंपाउंड हमारे पास है दिस इज, अब देखें यहाँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्ट्रेट नहीं बन रही थी, स्ट्रेट इक्वल थी ना, स्ट्रेट भी बन सकती थी, एल शेप भी बन सकती थी, तो उन्होंने एल शेप बना दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो उसके नंबरिंग करके उस कंपाउंड का भी नाम हम दे सकते हैं, तो दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू, ठीक है। यस स्ट्रेट भी बना सकते थे, पॉसिबिलिटी, बस समझ में आ गई। तो अब जैसे नेक्स्ट हमारे पास ये कंपाउंड है, अब इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्ट्रेट बन जाएगी और नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नहीं कहीं से भी नहीं करेंगे अब इसमें नंबरिंग, चूंकि देखें एक पोजीशन पर तो टाई आपके पास हो रहा है राइट साइड से, नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम द राइट हैंड साइड, वाई बिकॉज 1 2 एंड 1 2, ठीक है, दोनों 2 2 पर टाई हो गया। अब लेकिन यहाँ पर देखिए फिर नेक्स्ट रेडिकल को हम चेक करेंगे, थर्ड पर है और यहाँ से फोर्थ पर है, तो जहाँ से रेडिकल्स करीब होते हैं ना वहाँ से नंबरिंग हमारे पास जो है वो की जाएगी, ठीक है। इसका तरीका होता है, इसको हम लोग लोकेंट भी कहते हैं, लोकेंट सिस्टम इसको हम कहते हैं, लोकेंट सिस्टम फॉलो किया जाएगा। जैसे कि अगर हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर दें तो रेडिकल्स हमें 2, अच्छा दिस इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हमें यहाँ पर रेडिकल्स 2 पर प्लस 2 3 4 पर और 5 पर मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करें तो रेडिकल्स हमें कहाँ मिलेंगे? 1 2 3 4 5, 2 पर 3 पर और 5 पर मिलेंगे। अब इनको अगर ऐड कर दें 5 + 4 = 9, 9 + 2 = 11, 5 + 3 = 8, 8 + 2 = 10। तो जो मिनिमम लोकेंट पोजीशन होती है ना वो देनी होती है, तो ये लोकेंट रूल कहलाता है, दिस विल बी कॉल्ड लोकेंट रूल इन केमिस्ट्री। तो मिनिमम पोजीशन हमारे पास जो है ना राइट साइड से आ रही है, तो दैट्स व्हाई द नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम द राइट हैंड साइड, या जहाँ से वहाँ से सेकंड रेडिकल भी वहीं से करीब है, शॉर्टकट तरीका तो यही है। तो अब इसके राइट साइड से नंबरिंग करेंगे तो क्या नाम इसका हमारे पास बन जाएगा? 2 3 और 5 तीनों पर मिथाइल लगा हुआ, तो क्या लिख देंगे? 2, 3, 5, 3 मिथाइल है तो दिस विल बी ट्राई मिथाइल, और टोटल कार्बन की चेन 6 कार्बन की चेन है तो दिस विल बी हेक्सेन। ऐसा नहीं बात, किस तरह नंबरिंग उसकी की गई और नेमिंग की गई, क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट इज दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप सो कि स्ट्रक्चर का नाम अब आप खुद भी दे सकते हैं, इफ़ यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, तो कोई मसला नहीं है। नंबरिंग यहाँ पे राइट साइड से सही हुई भी है, राइट साइड से नंबरिंग की हुई 1 2 1 2 एंड 1 2 सही राइट साइड से होनी थी, ठीक है। तो क्या नाम सबसे पहले किसके कौन से रेडिकल का नाम आएगा? मिथाइल के इथाइल, इथाइल, तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी 3 इथाइल, देन 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल, and then total carbon is 6, so this will be again hexane, ठीक है। तो आगे नेमिंग इस स्ट्रक्चर की, तो नेमिंग हम प्रैक्टिस बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की कर सकते हैं ना, जैसे कि अब मैं नेमिंग डायरेक्ट नहीं कर रहा इसमें, ठीक है। जैसे ये इसकी नेमिंग भी हमारे पास हो जाएगी, इजी नेमिंग कंपाउंड की, ठीक है। लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे, रेडिकल का नाम दे देंगे, हो जाएगा। मतलब ये मैं PDF आपको दे दूँगा, आप घर पर खुद ही सॉल्व कर लेना, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। बाकी कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बने हुए, ए स्ट्रक्चर है, वेरी इजी हो जाएगा स्ट्रेट चेन बनकर, ठीक है। ये इसके साइज है फेडरल की बुक की, तो ये भी इजीली हो जाएगा। सेकंड बी स्ट्रक्चर है, इसमें कैसे चेन स्ट्रेट चेन बनाएंगे? बी में देखें क्या स्ट्रेट चेन बनेगी या एल शेप बनेगी? एल शेप बनेगी। एल शेप में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास आएगी, इस तरह की शेप बनेगी ना भाई, लॉन्गेस्ट यही आ रही है, इधर से भी एल बना सकते थे, बात तो एक ही होती, एल शेप चेन बनेगी। यहाँ पर आप चेन कंटिन्यूस चेन, आपको ये वाली चेन मिलेगी कंटिन्यूस चेन, कंटिन्यूस चेन यही है। अब यहाँ से जाके आप यू भी आ सकते थे, बात तो वही था, बट ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन हमारी ये सेलेक्ट हो रही है, बाकी जो बच गया वो रेडिकल्स है। तो जरूरी नहीं कि एल शेप हो और स्ट्रेट हो, थोड़ा सा आड़ा तिरछा भी हो सकता है, बट कंटिन्यूस की चेन होनी चाहिए लॉन्गेस्ट, ठीक है ना। नेम नहीं लिख रहा मैं, बहुत ईजी है, लिख लूँगा मैं, 1 मिनट लगेंगे, बट आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है, आप भी लिख सकते हो। अच्छा यहाँ पर अब देखें चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन करनी आएगी आपको, यही होगी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। इसके अंदर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, तो एक सिर्फ रेडिकल बाहर हुआ इसके अंदर, तो थोड़ा सा आड़ा तिरछा बॉन्ड भी हो सकता है, बॉन्ड थोड़ा सा आड़ा तिरछा हो सकता है, थोड़ा सा इस तरह से
हो सकता है, तो आपको चेक करना पड़ता है कि हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं कि वो स्ट्रेट या एल शेप हो, किसी भी शेप का हो सकता है फिर, बट कंटिन्यूस होनी चाहिए और लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये मैंने चेन ड्रॉ कर दी है, बाकी तो नेमिंग करना आसान बात है। इस तरह के और स्ट्रक्चर्स भी पॉसिबल होंगे तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास नोमेनक्लेचर थी। चूँकि फेडरल बोर्ड में तरीका ये है कि पहले वो नोमेनक्लेचर करा रहे हैं अल्केन्स की, फिर अल्केन का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, फिर अल्केन्स में आ रहे हैं तो उनका नोमेनक्लेचर करा रहे हैं, फिर उसके टॉपिक पे आ रहे हैं। इस तरह से तरीका है इनका, ठीक है। तो हम उसी एक मेथड पे फॉलो करें। अब 16.2 अल्केन्स है हमारा। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी देख लेते हैं अल्केन्स की, कि इनकी स्टेट क्या होती है। मीथेन से लेकर ब्यूटेन तक, मतलब C1 से C4 तक वो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, गैसेस है, ठीक है। तो मतलब C1 से C4 तक हमारे पास सारी गैसेस होती हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। C5 से C17 तक लिक्विड है, C5 से C17 तक पेंटेन से लेकर, ठीक है। अच्छा, C17 में अगर हम कहेंगे ना तो C17 विल बी C17H कितना हो जाएगा इसमें हमारे पास, दिस विल बी डबल करके दो बढ़ाना है ना अल्केन से, 17 का डबल हो गया 34, और 34 में आप दो और ऐड कर दो, क्या हो जाएगा हमारे पास 36। नाम क्या होगा इसका, कुछ बता सकता है? तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस स्पेसिफिक कंपाउंड, दिस स्पेसिफिक कंपाउंड। देखिए हमें 10 तक तो सबको पता होता है, डिकेन तक, लेकिन अब 11 से भी, जैसे कि अगर हमें याद रखना है कि 11 से क्या नाम हो जाएगा, तो 11 अगर आ जाए तो दिस विल बी कॉल्ड अनडिकेन, अनडिकेन, ठीक है। अगर 12 हमारे पास आ जाए तो 12 हमारे पास कहलाता है डोडिकेन, डोडिकेन, ठीक है। अगर 13 आ जाए तो 13 हमारे पास कहलाता है ट्राइडिकेन, ट्राइडिकेन। 14 आ जाए तो 14 कहलाता है हमारे पास क्या, टेट्राडिकेन। 15 आ जाए तो 15 क्या कहलाता है, पेंटाडिकेन। 16 कार्बन आ जाए तो वो अल्केन क्या कहलाएगा, यस, हेक्साडिकेन। और 17 कार्बन आ जाए तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, हेप्टाडिकेन। तो ये हेप्टाडिकेन असल में है, मतलब पेंटेन से लेकर हेप्टाडिकेन तक वो कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड्स होते हैं, C5 से C17 तक ये सारे। द हायर मॉलिक्यूलर मेंबर्स फ्रॉम C18 ऑनवर्ड्स आर वैक्सी सॉलिड्स विच आर आल्सो कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। जबकि C18 से आगे फिर कंटिन्यूस जितने भी कार्बन एटम्स आ सकते हैं वहाँ तक वो सारे के सारे वैक्सी सॉलिड्स, मतलब सॉफ्ट से सॉलिड होते हैं, मोम जैसे होते हैं। तो अल्केन्स की फिजिकल नेचर आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ जो मैंने इस वाले पोर्शन पर बताई आपको इस पैराग्राफ में, कि मीथेन से ब्यूटेन तक गैसेस हैं, पेंटेन से लेकर फिर उसके बाद 17 तक हमारे पास लिक्विड्स हैं, और 18 से लेकर ऑनवर्ड्स आगे सारे सॉलिड्स हैं, ठीक है। अल्केन्स नॉन पोलर नेचर के होते हैं और वेरी वीकली पोलर होते हैं, दैट्स वाई इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ETC। ये सिंथ बोर्ड में भी हमने पढ़ा था कि जो अल्केन्स होते हैं, अल्केन्स कैसे होते हैं, अल्केन्स होते हैं नॉन पोलर, नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, पोलैरिटी नहीं होती है इनके अंदर, है चार्ज कोई नहीं होता है इनके अंदर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। अब पोलैरिटी क्यों आती है, नॉन पोलर किस तरह से, अगर आप में से किसी स्टूडेंट को उसकी डिटेल नहीं पता अगर है तो वो तो फिर हम केमिकल बॉन्डिंग में उसको डिस्कस करेंगे, वरना मैंने शायद बताया होता है कि किस तरह से है, अगर फर्स्ट पढ़ा है तो शायद थोड़ा आइडिया हो कि अल्केन्स क्यों नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। चूँकि इनमें सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इनके मॉलिक्यूल का होता है, सिमेट्री की वजह से क्या होता है कि ये हमारे पास नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर मतलब इन पे चार्जेस नहीं होते इनके मॉलिक्यूल में। और हमें ये भी पता है लाइक डिजॉल्व लाइक वाटर एक पोलर सॉल्यूट होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है, इसलिए अल्केन्स कभी भी वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होते, पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होते, वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। अल्केन्स चूँकि नॉन पोलर होते हैं इसकी वजह से वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं, जैसे बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन चीज़ों में डिजॉल्व हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो अल्केन्स क्या, अल्कीन्स, अल्काइंस, बेंजीन सभी सारे के सारे नॉन पोलर होते हैं। इस चैप्टर में जितने भी कंपाउंड पढ़ेंगे कोई भी पानी में हल नहीं होगा, वो सारे के सारे हल किसमें होंगे, इनमें से, बेंजीन में, ईथर में, पेट्रोल में या कार्बन टेट्राक्लोराइड में, जितने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अंदर सारे डिजॉल्व होंगे, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ETC इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह ये सारी चीज़ें नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ बढ़ती रहती हैं। मतलब जब हम होमोलोगस सीरीज के अंदर टॉप से बॉटम जाते हैं अल्केन्स की, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी सब के सब बढ़ती है, जबकि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन मास। जबकि एक चीज़ जो कम होती है होमोलोगस सीरीज के अंदर वो सॉल्युबिलिटी कम होती है, ठीक है। देखिए मीथेन नीचे जा रहा है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, टॉप से बॉटम जब हम जाएंगे तो
मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी, ठीक है। डेंसिटी, लेकिन इसमें जो चीज़ हमारे पास, जो चीज़ कम होगी वो क्या होगी, सॉल्युबिलिटी, हल होने की जो सलाहियत होगी वो मास बढ़ने के साथ साथ कम होगी, ठीक है। और द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज बाय 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एडिशन ऑफ ईच CH2 ग्रुप टू द मॉलिक्यूल। 20 से 30 डिग्री तक बढ़ जाता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किस तरह बढ़ता है, अब उसकी वेरिएशन बता रहे हैं, 20 से 30 डिग्री बढ़ता है हर एक अगले मेंबर में अल्केन के, 20 to 30 डिग्री इंक्रीमेंट हो जाती है, ठीक है। तो फेडरल के अंदर ना वो बड़ा डिटेल में चीज़ों को ना खोल कर चीज़ें लिखी जाती हैं, जैसे इन बोर्ड में हमें इस तरह से नहीं मिलेगा, चूँकि बता रहे कि आखिरकार क्यों ऐसा होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है। हाउएवर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स हैविंग ब्रांच चेन स्ट्रक्चर आर लोअर देन देयर आइसोमेरिक नॉर्मल चेन अल्केन्स। अब जो ब्रांच चेन अल्केन होते हैं, ब्रांच चेन आइसोमर्स होते हैं, उनकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है जो स्ट्रेट चेन वाले N वाले जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनसे। मिसाल के तौर पे N ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन जिसमें 4 कार्बन कैसे लगे होंगे, ऐसे स्ट्रेट चेन में लगे होंगे, उसकी हायर बॉइलिंग पॉइंट है -0.4 डिग्री। और जबकि आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन आपको पता है आइसोब्यूटेन क्या होगा, जिसमें 3 कार्बन ऐसे लगे होंगे, कार्बन इस तरह लगा होगा, आइसो एक कार्बन चेन से बाहर होगा, उसकी होगी -10.2 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होती है किसकी, जिसमें स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा आ जाता है, जस्ट ब्रांच चेन आ जाता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें समझ में आई हैं कि टॉप से बॉटम जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ती है, डेंसिटी बढ़ती है और सॉल्युबिलिटी कम होती है, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किस तरह बढ़ती है, 20 से 30 डिग्री बढ़ती है हर एक CH2 ग्रुप के एडिशन के बाद, ठीक है। और N ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में जितना ब्रांच स्ट्रक्चर आएगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है ना उतनी ज़्यादा कम होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए N ब्यूटेन की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है बनिस्बत आइसोब्यूटेन के। आइसोब्यूटेन की आप देखें -10.2 कम है इसकी बॉइलिंग पॉइंट, और उसकी माइनस कितनी है, 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। आई बात समझ में। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस हम कर रहे थे, स्टेट वगैरह, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह, अल्केन्स की सिर्फ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं उसमें, तो चीज़ का क्लियर हो गई होगी अब आपको। अब मैं स्लाइड्स दूंगा तो आप इसको रिव्यू कर लेना घर पे। अब रिएक्शंस पे आते हैं कि जो अल्केन्स के हमारे पास रिएक्शंस हमारे पास होते हैं, अल्केन्स की रिएक्टिविटी। तो अल्केन्स फर्स्ट ईयर में भी, सिन बोर्ड में भी पढ़ा था हमने कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। तो अब सब्स्टिट्यूट जिसमें क्या होगा, तो फ्री रेडिकल आकर सब्स्टिट्यूट हो जाता है कि उसके अंदर किसी अल्केन्स के अंदर तो हाइड्रोजन की जगह ले लेता है, जैसे कि हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन इनमें से एक हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हैलोजिनेशन में क्या होगा, तो हैलोजन X हाइड्रोजन की जगह पर आ जाएगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन टू एन अल्केन गिव्स एन अल्काइल हैलाइड। तो जब हैलोजन के साथ सब्स्टिट्यूट करें, जैसे हमारे पास अल्केन है RH, दिस इज अल्केन, रेडिकल के साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया, तो ये रेडिकल आपको पता है, दिस इज रेडिकल क्या होता है, CnH2n+1, दिस इज अल्काइल रेडिकल। जब हम R लिखते हैं तो अल्काइल R तो हमारे पास अब सब जानते होंगे जो क्लास में बैठे हुए हैं कि अल्काइल रेडिकल हमारे पास कहलाता है। अल्काइल CnH2n+1, एक और हाइड्रोजन ऐड हो गया तो CnH2n+2 हो गया ये। अब इसका रिएक्शन अगर हैलोजन से किया जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, HX के साथ मिलेगा, RH के साथ मिलेगा, तो अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी और हैलोजन एसिड HX लिबरेट हो जाएगा। और ये आपको पता है फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है तो सनलाइट के वजह से होता है, रोशनी की मौजूदगी में होता है। जैसे मीथेन का रिएक्शन ब्रोमीन से करेंगे, मिथाइल ब्रोमाइड बनेगा और HBr अलग हो जाएगा, और HNu भी लिख सकते हैं ना। सनलाइट, हाँ कोई सी भी लाइट ले सकते हैं, यस। सनलाइट के अलावा भी लाइट लिया जा सकता है इसके अंदर। फोटॉन्स तो हर लाइट में ही होते हैं, फोटॉन्स तो हर लाइट में होता है, तो आप सनलाइट के अलावा भी कोई दूसरी लाइट ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। अल्केन, अच्छा अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखनी है। वो क्या पॉइंट्स हैं भाई? सबसे पहले चीज़ तो अल्केन रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 डिग्री मोर रिएक्टिव होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होता है 1 डिग्री से, और 1 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होता है मिथाइल से। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री क्या चीज़ होती है यहाँ पर हमारे पास? ये असल में डिपेंड करता है कि कितने कार्बन जो है ना वो अटैच्ड हैं, ठीक है, अल्फा कार्बन के साथ। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स से कि अगर हम इस तरह से आइसोपेंटेन बना लेते हैं, ठीक है, या ब्यूटेन अगर हमने बनाया, ठीक है, ये हमने इस तरह बना दिया नियोब्यूटेन, ठीक है। अब इस तरह से अगर हमने इसमें स्ट्रक्चर यहाँ पर अगर हम बनाते हैं इसके अंदर, ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये हमारे पास है, एक स्ट्रक्चर इस तरह से हो सकता है, 5 कार्बन है ना इसमें, और एक स्ट्रक्चर इस तरह से हमारे पास हो सकता है,
और एक स्ट्रक्चर इस सकता हो सकता है कि सारे कार्बन चेन के अंदर आ जाए, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे कार्बन चेन के अंदर है, सारे कार्बन चेन के अंदर है, तो दिस इज़ 1 डिग्री, और इसमें क्या है कि एक कार्बन चूंकि बाहर है चेन से तो दिस इज़ 2 डिग्री, और इसमें 2 कार्बन चेन से बाहर आया हुआ तो दिस विल बी कॉल्ड 3 डिग्री। इस तरह से हम डिग्रीज कह सकते हैं इसमें, ठीक है। ये अल्फा कार्बन के लिहाज से अटैचमेंट की यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, हाइड्रोजन के साथ किस तरह से अटैच्ड है। तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री की डिस्कशन में से आगे जाकर हमारे पास आती है, ठीक है, चैप्टर्स में। तो जिसको हम टर्शरी भी कहते हैं, अगर आपने पढ़ लिया तो आपको पता होगा दिस इज टर्शरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज प्राइमरी। तो टर्शरी जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं प्राइमरी से, वो सेकेंडरी से, और सेकेंडरी ज़्यादा रिएक्टिव होता है प्राइमरी से, और प्राइमरी ज़्यादा रिएक्टिव होता है जस्ट मिथाइल ग्रुप से। तो जितना मतलब यहाँ पर रिएक्टिविटी अगर हम RH के लिहाज से बात करें तो RH के लिहाज से अगर टर्शरी अगर होगा ये स्ट्रक्चर तो वो ज़्यादा रिएक्टिविटी देगा और प्राइमरी स्ट्रक्चर कम रिएक्टिविटी देगा। तो जैसे नियोब्यूटेन अगर नियोपेंटेन अगर हमारे पास है, नियोपेंटेन फास्टर रिएक्ट करेगा बनिस्बत एन पेंटेन के, ठीक है, सिंपल इस तरह से। और हैलोजन की रिएक्टिविटी क्या है, फ्लोरीन मोर रिएक्टिव होता है क्लोरीन से, क्लोरीन मोर रिएक्टिव होता है ब्रोमीन से, और ब्रोमीन मोर रिएक्टिव होता है आयोडीन से। चूँकि टॉप से बॉटम जाते हैं हैलोजेंस के अंदर तो रिएक्टिविटी हमारे पास डिक्रीज होती है, तो फ्लोरीन सबसे हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल हमारे पास है। बाकी नीचे जाते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही होती है, डाउन हो रही होती है। ओनली क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन आर यूजफुल इन द लेबोरेटरी। अच्छा, लैब के अंदर हम 2 ही चीज़ कराते हैं, या तो क्लोरिनेशन कराते हैं या तो ब्रोमिनेशन कराते हैं बस। अच्छा, फ्लोरिनेशन इसलिए नहीं कराते कि बहुत ज़्यादा विगोरस रिएक्शन होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होता है, दैट्स वाई फ्लोरिनेशन हम नहीं कराते हैं, वो फिजिबल नहीं होता। आयोडिनेशन इस वजह से नहीं कराते कि वो रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, जस्ट बहुत स्लो होता है तो रिवर्सिबल हो जाता है वो, तो इसकी वजह से हम आयोडिनेशन भी नहीं कराते। तो हम या तो क्लोरिनेशन कराते हैं तो ब्रोमिनेशन कराते हैं। अब चूंकि हम यहाँ पर एप्टीट्यूड के वाले से पढ़ रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करना मैकेनिज्म वगैरह को, वो स्लाइटली बोरिंग भी हो जाता है, तो उस पर बात नहीं कर रहा। रिएक्शन प्रोसीड्स वे फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म, और रिएक्शन कैसे होता है, फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म से हमारे पास होता है। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है ना वो 3 तरह का हो सकता है हमारे पास है। एक हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाती है हमारे पास, दूसरी हमारे पास होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और तीसरी सब्स्टिट्यूशन हमारे पास कौन सी होती है, न्यूक्लियोफिलिक, यस न्यूक्लियोफिलिक। जिसमें से आप ये जानते हैं कि फ्री रेडिकल एल्केन्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करते हैं, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ये सब पढ़ा है ना बेंजीन में चैप्टर 7। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन करता है, अल्काइल हैलाइड्स करते हैं, RX करते हैं वो, ठीक है, वो चैप्टर 8 में पढ़ा जाता है सिंध बोर्ड में। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर हमारे पास जो अल्केन्स करेंगे वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जिसमें क्लोरीन फ्री रेडिकल्स की जनरेशन होती है। अगर क्लोरीन के साथ अगर कोई चार्ज ना है जिसमें भी क्लोरीन फ्री रेडिकल, अब क्लोरीन के साथ नेगेटिव चार्ज आता है तो दिस विल बी न्यूक्लियोफाइल, और Cl के साथ प्लस आ जाए तो दिस विल बी इलेक्ट्रोफाइल। तो बेंजीन ये अटैक करवाते हैं अपने ऊपर, ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स में ये अटैक कर रहे होते हैं और मीथेन में ये अटैक कर रहे होते हैं, दैट्स वाई इसको फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म कहा जाता है। तो जो ये रिएक्शन होगा इसका मैकेनिज्म फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म होगा, 3 स्टेप में होता है ये, 3 स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन, 3 स्टेप पे हो रहा होता है, ठीक है। अब हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, चेन इनिशिएशन कैसे होती है, प्रोपगेशन कैसे होती है, टर्मिनेशन कैसे होती है, क्योंकि वो फिर एप्टीट्यूड के लिए उसकी ज़रूरत नहीं होती है, MD कैट के लिए। क्लियर है यहाँ तक बात समझ में आ रही है, सारी चीज़ें समझ में आ गई इसमें, जो चीज़ें बताई हैं, कोई चीज़ क्लियर, कोई चीज़ मसला नहीं, सब चीज़ क्लियर है, ओके, ईजी है। बस कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताता हूँ ना, उसको पॉइंट्स को जहन में रखें। अच्छा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस भी होते हैं, ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन के डेफिनेशन यहाँ पर उन्होंने बताई है इस बुक के अंदर कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या डिफरेंस है। तो 4 पॉइंट्स बताए ऑक्सीडेशन के लिए, 4 पॉइंट्स बताए हैं रिडक्शन के लिए। तो पढ़ लेते, रीड कर लेते हैं उसको। ऑक्सीडेशन क्या होता है भाई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऐड हो जाने किसी मॉलिक्यूल में, दिस इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये एक पॉइंट तो हमारे पास ये चीज़ समझ में आ रही है इसमें। और इसी ऑक्सीडेशन को हम दूसरा इस तरह से बता सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना, दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन को ऑयल से भी याद रखते हैं, ऑयल, OIL, ऑक्सीडेशन इज लॉस, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। और नेक्स्ट आखिरी चीज़ का ऑक्सीडेशन का मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन इस नंबर का, ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ जाना, ये भी ऑक्सीडेशन है। जैसे किसी चीज़ का चार्ज बढ़ जाना, मिसाल के तौर पे अगर मैं Mn+7 है,
अगर Mn+2 है और रिएक्शन के बाद Mn का चार्ज Mn+7 हो गया तो हम क्या कहेंगे, 7n+2 इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। वाई? बिकॉज इनका ऑक्सीडेशन स्टेट, इनका जो चार्ज है वो इंक्रीज हो गया। बिल्कुल यही चीज़ लिखी हुई है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीडेशन, यू आर राइट। तो वो चार ही डेफिनेशन पढ़ते हैं हम इसकी ना, तो वो चारों लिखी गई हैं यहाँ पर। रिडक्शन किसका, रिवर्स चारों डेफिनेशन है। जब ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। तो ये चार डेफिनेशन हैं, क्लास 9 से आप इसको पढ़ के आ रहे होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या डिफरेंस है। फिर हम इसको काफ़ी कर रहे होते हैं बेंजीन, मतलब डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर। उसके बाद आइसोमेरिज्म का टॉपिक इन्होंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। आइसोमेरिज्म 16.5 नंबर ये टॉपिक है, चैप्टर 16 चल रहा है तो उसके लिए ऐसे पॉइंट्स वाइज चल रहे हैं ये सारे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स भी हमारे चैप्टर चल रहा है, ठीक है। आइसोमेरिज्म, अब आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं ये हमने इससे पहले भी लिया हुआ है, टॉपिक इसका डिस्कशन किया हुआ है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। बट अब आइसोमेरिज्म में दो कैटेगरी बताई थी मैंने आपको, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिससे सेम फार्मूला होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, और दूसरा हमारे पास होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। एक मिनट, तो आइसोमेरिज्म में हमारे पास एक तो हमारे पास होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है, सेम फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। वो इससे पहले मैंने लास्ट लेक्चर में भी बता दिया, पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, ये सब बताया था, ठीक है। आप तो शायद एब्सेंट थे, बट अगर आपने लेक्चर देखा तो सब कराया हुआ मैंने लास्ट लेक्चर में, मैंने पंजाब बोर्ड से जो करा रहा था तो उसके अंदर वो मैंने डिटेल में बता दी थी। अच्छा, तो वो आपके एक लेक्चर छूटा है तो आप उसे देख लें। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है, स्टीरियो डिफरेंट है। स्टीरियो में क्या होता है, सेम फॉर्मूला भी सेम होता है एंड सेम स्ट्रक्चर भी सेम होता है, फॉर्मूला भी सेम, स्ट्रक्चर भी सेम होता है, लेकिन स्पेस में जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है ना वो डिफरेंट होती है। मतलब स्पेस के अंदर, 3D स्पेस के अंदर अरेंजमेंट ऑफ एटम वो डिफरेंट होती है, स्ट्रक्चर और फॉर्मूले में कोई वेरिएशन नहीं आती है, ठीक है। मतलब बॉन्ड जो है ना वो एक ही तरह से लगा होता है। मिसाल के तौर पे कंपाउंड है ABCD, ये फॉर्मूला है, अगर ABCD ऐसे लिखा जाए को और एक ऐसे लिखा जाए ACBD, दिस इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर चेंज हो गया दोनों का, है फॉर्मूला दोनों का ABCD है दोनों, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो गया, दिस इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो में क्या होता है, ABCD ABCD, बॉन्ड पैटर्न सेम है लेकिन ना अरेंजमेंट स्पेस के अंदर ना डिफरेंट हुई भी है। देखिए ABCD सीधा लगा हुआ है, जिगजैग लगाते हैं, तो ये चीज़ है। मतलब ऐसे ही मैं बेसिक बता रहा था कि स्टीरियो के अंदर क्या होता है और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है। बाकी उसकी स्ट्रक्चरल तो पढ़ा हुआ है, स्टीरियो पढ़ाऊंगा। स्टीरियो में दो है, एक ज्योमेट्रिकल या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ये भी पंजाब बोर्ड से मैंने आपको पढ़ाया था, अल्कीन्स के अंदर सिर्फ पाई जाती है रिस्ट्रिक्टिव रोटेशन ऑफ 5 बॉन्ड की वजह से। ऑप्टिकल में आपको नया पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो क्या होती है, ये हमारे पास इसी चैप्टर के अंदर मौजूद है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए ना कुछ चीज़ों का प्रियोर कॉन्सेप्ट होना आपके पास ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि कायरल सेंटर किसे कहते हैं, कायरल सेंटर किसे कहा जाता है, कायरलिटी किसे कहा जाता है, ये कायरल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं मतलब डेली लाइफ के अंदर। तो कायरल ऑब्जेक्ट्स और कायरल मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। कायरल ऑब्जेक्ट से कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री किसे कहते हैं कि जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको जिस प्लेन से काटा जाता है कि वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो कायरल ऑब्जेक्ट्स के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं होती है, तो वो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास ए कायरल कहलाते हैं। जैसे ये जो मैंने डायग्राम बनाई ना, दिस इज ए कायरल। हेड लिया ना, हेड को बीच से काटा तो जो राइट में है वही लेफ्ट में, ये ए कायरल है। ये इसमें कायरलिटी नहीं है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इंसानी जिस्म एनाटॉमिकली ह्यूमन बॉडी जो होती है ना वो ए कायरल होती है, उसमें जो इसमें सिमेट्री होती है। इंसान की बॉडी को बिल्कुल बीच से काटा जाता है, जो लेफ्ट में है वही राइट में। एनाटॉमिकल वे पर अगर मैं कहूँ, इंटरनली तो बॉडी डिफरेंट है कि हार्ट थोड़ा सा इधर लेफ्ट साइड पे आ जाता है, बाकी चीज़ें और, लेकिन एनाटॉमिकली फिजिकली ज़ाहिरी तौर पर बॉडी जो है वो पूरी की पूरी हमारी जो है वो एक आकायरल ऑब्जेक्ट है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद होती है।
तो कायरल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो। तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर है, मतलब बीच से काटा जा रहा है, जो लेफ्ट में वही राइट में है, तो वो कायरल है। कायरलिटी इज टिपिकली सीन इन मॉलिक्यूल दैट हैव अ कायरल और असिमेट्रिक कार्बन एटम। कायरलिटी उन मॉलिक्यूल्स में देखी जाती है जिनमें एक कायरल या एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है। अब कायरल कार्बन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उसमें कायरल कार्बन या कायरल सेंटर होना चाहिए, उस मॉलिक्यूल के अंदर कायरलिटी होनी चाहिए। ऐसा कार्बन होना चाहिए जो 4 डिफरेंट और कार्बन से अटैच्ड हो, 4 डिफरेंट और अलग अलग ग्रुप से अटैच हो। मिसाल के तौर पर ये कार्बन लिया, एक तरफ यहाँ पर CH3 लगा दिया, एक तरफ मैंने यहाँ पर लगा दिया लेट से OCH3, एक तरफ मैंने लगा दिया Cl और एक तरफ मैंने लगा दिया NO2। अब ज़रा चेक करें इसमें, ये जो कार्बन है इसके 4 बॉन्ड 4 डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो अगर हम इसको बीच से काटेंगे तो जो लेफ्ट में है वो राइट में नहीं है, इधर से भी काट लो बीच से, जो ऊपर है वो नीचे नहीं है, ग्रुप्स अलग अलग है। तो ये हमारे पास कहलाता है कायरल कार्बन, ये कायरल सेंटर या एसिमेट्रिक कार्बन। जिसके अंदर कायरल कार्बन होगा, कायरल सेंटर होगा, वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, वरना नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ हमें कायरल कार्बन की तलाश करनी होती है। तो कायरल कार्बन कौन से कार्बन होंगे? वो कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच होंगे, जिनकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप के साथ सेटिस्फाई होगी, वो कायरल कार्बन हमारे पास होता है। ठीक है भाई। कार्बन बेस्ड कायरल सेंटर्स, अ कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन। जैसे यहाँ पर दोबारा से एग्जाम्पल आ गए, देखिए ये कार्बन है, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, ब्रोमीन, चारों अलग अलग एटम्स के साथ ज्वाइंट है। ये एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कार्बन इधर हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, इधर अल्कोहल का ग्रुप लगा हुआ है, इधर CH2OH लगा हुआ है, इधर CO2H लगा हुआ है, चारों तरफ अलग अलग चीज़ें अटैच्ड है। तो ये हमारे पास, ये भी क्या हमारे पास है, जो कार्बन आया वो कायरल कार्बन है। इन कंपाउंड्स के अंदर देखी जाएगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले चीज कायरल कार्बन बताना चाहिए। क्लियर है? बड़े बेसिक बात है। ऑप्टिकल एक्टिविटी, अब ऑप्टिकल एक्टिविटी किसे कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर? एक तो ऑर्डिनरी लाइट हमारे पास होती है, सूरज की रोशनी जिसे हम कहते हैं सनलाइट। लाइट फ्रॉम ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक लैंप और सनलाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ वेव्स वाइब्रेटिंग इन डिफरेंट प्लेन्स। जो सूरज की रोशनी होती है, जो टॉर्च लाइट होती है, वो या लैंप की जो रोशनी होती है वो ऑर्डिनरी लाइट कहलाती है हमारे, मतलब मामूली रोशनी जो इस एनर्जी सेवर से आ रही है या जो सनलाइट से आती है, वो हर डायरेक्शन पे होती है, मतलब तमाम डायरेक्शंस में ना वो लाई करती है। लाइट हर डायरेक्शन पे होती है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे होती है वो, उसके कंपोनेंट्स हर डायरेक्शन पे होते हैं, डिफरेंट प्लेन्स पे होती है वो। और एक लाइट होती है जिसको हम लोग कहते हैं PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसे कहते हैं? व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास थ्रू निकोल प्रिज्म मेड ऑफ कैल्साइट कैल्शियम कार्बोनेट इज पोलराइज्ड लेंस लाइट इज फॉर्म टू वाइब्रेट इन वन प्लेन ओनली, इट इज सेड टू बी प्लेन पोलराइज्ड और सिंपली पोलराइज्ड लाइट। अब पोलराइज्ड लाइट किसे कहा जाता है? लाइट को जब निकोल प्रिज्म से पास किया जाता है, निकोल प्रिज्म जो कैल्साइट क्रिस्टल से बना होता है, या पोलराइड लेंस से पास किया जाता है। निकोल प्रिज्म एक खास किस्म का प्रिज्म होता है कि जब लाइट उससे गुजरती है ना, ये ऑर्डिनरी लाइट, तो वो उसके कुछ कंपोनेंट्स को रोक देता है और कुछ कंपोनेंट्स को आगे जाने देता है, मतलब लाइट की इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा कम कर देता है, इंटेंसिटी को बहुत डाउन कर देता है। तो जैसे कि आपने कुछ ग्लासेस होती हैं, अगर जो ग्लासेस हो ना, चश्मे जो ग्लासेस में जो वो लगाए जाते हैं, मतलब कि जो स्पेक्टिकल्स में जो चश्मे जो शीशे लगते हैं, जो ग्लासेस लगते हैं, उनमें से कुछ लेंसेज हमारे पास पोलराइड लेंसेज भी कहलाते हैं। इसलिए होता है कि जो आप तो शायद आप में से कोई भी ग्लासेस वेयर नहीं करते, इसलिए आपको तो नहीं पता होगा, बट जो है रातों में जब मतलब कि अगर इफ़ यू आर ड्राइविंग अ कार और इफ यू आर राइडिंग अ बाइक वाइल वेयरिंग अ ग्लासेस, देन व्हाट हैपेंस कि जब रोशनी टकराती है ना, सामने वाले फ्रंट आने वाले व्हीकल से जब रोशनी टकराती है, तो आंखों में ना बहुत ज़्यादा, चश्मे की वजह से क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा चुभती है। तो इसलिए जो ग्लासेस लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ड्राइविंग नहीं कर सकते बनिस्बत आम आंखों की। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास ऐसी ग्लासेस होती हैं जो क्या करते हैं, आने वाली रोशनी जो सामने से गाड़ी आ रही है ना अंधेरे से, वो जो अपनी हेडलाइट को फुल ऑन करके, तो उसकी रोशनी की इंटेंसिटी को डाउन करती है वो, तो वो पोलराइड लेंसेज हमारे पास कहलाते हैं। वो क्या कर रही है, जो सारे कंपोनेंट आ रहे हैं ना रोशनी के, उनमें से मैक्सिमम कंपोनेंट को रोक दे रही है चश्मे से बाहरी, और अंदर आपकी आंखों पे नहीं आ रही रोशनी। तो ये इसी को निकोल प्रिज्म से बनी होती है वो, असल में वो थोड़े कॉस्टली लेंसेज होते हैं। तो उसी टाइप के एक लेंस लिया गया है जिसको कह रहे हैं कि जो रोशनी को कुछ कंपोनेंट्स को जाने देगी, कुछ कंपोनेंट्स को रोक देगी।
तो जो रुकने के बाद कुछ कंपोनेंट्स आगे जाएंगे ना तो वो पीपीएल कहलाएंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पोलराइजेशन हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अब ये कंपोनेंट्स गए ना, अब या तो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट बचेंगे या तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बचेंगे बस। तो ये हमारे पास कहलाएगा दिस विल बी कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स या ऑप्टिकल एक्टिविटी किसे कहते हैं कि सॉल्यूशंस ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव द एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। These compounds are said to be optically active. This property of a compound is called optical activity. अब ऐसा होता है कि जब रोशनी आकर टकराती है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब आकर टकराती है कुछ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के साथ, तो क्या होता है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के एंगल को चेंज कर देते हैं, वो उसको रोटेट कर देते हैं। और जो वो रोटेट करते हैं तो रोटेशन, अब तो हर वो कंपाउंड जो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सके, घुमा सके, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन पे, तो वो हमारे पास कहलाएगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली सेंसिटिव कंपाउंड। तो और वो अब वो किस डायरेक्शन पे घुमा रहे हैं उसी के लिहाज से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमारे पास देखने में आएगी। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पर देखें डायग्राम के अंदर, अब ये देखें कि यहाँ से लाइट सोर्स है, ये जैसे सूरज की रोशनी को वो रोशनी है, ये टॉर्च लाइट है, इससे रोशनी निकली, लेंस पे आई और लेंस से आगे जा रही है, मतलब लेंस पे इसलिए आई कि हम किसी एक पॉइंट पर लाना चाह रहे हैं रोशनी को। उसके बाद ये है अनपोलराइज्ड लाइट जो ऑर्डनरी लाइट है, ठीक है, हर डायरेक्शन पर आपको दिख रही है। फिर इसको पास किया हमने एक पोलराइजर से, ये पोलराइजर वही चीज़ हमारे पास है जो निकोल प्रिज्म में कह रहा था आपको। जब उससे पास करेंगे तो क्या होगा, आप देखें सारे कंपोनेंट्स खत्म हो गए, सिर्फ एक कंपोनेंट यहाँ पर बाकी बच गया लाइट का, ठीक है, तो एक कंपोनेंट बाकी बच गया, ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। फिर इसको किसी सैंपल से पास करेंगे, जो जैसे कोई सैंपल है जो कंपाउंड है, उस कंपाउंड से जब ये लाइट गुजरेगी तो फिर एनालाइजर से हम अपने देख सकेंगे कि ये लाइट, अभी लाइट सीधी आई ना, देखो सीधी आने के बाद क्या होगी, लाइट थोड़ी सी तिरछी हो गई, क्लॉकवाइज रोटेट हो गए, तिरछी घूम गए। अभी लाइट ऐसे भी घूम सकती थी, ये लाइट इस तरह भी घूम सकती थी, दोनों तरह की घूम सकती थी। अगर ये लाइट यूँ घूम रही है तो उसका मतलब कि ये किस तरह से घूम रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, और अगर ये इस तरह घूम रही है तो ये किस तरह से घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, ठीक है। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे घूम रही है तो ये जो कंपाउंड हमारे पास कहलाएगा इसको हम कहेंगे डी, और जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो ये जो कंपाउंड इसके अंदर भरा होगा हमारे पास वो कहलाएगा एल। मिसाल के तौर पर इसके अंदर C6H12 वो 6 भरा हुआ इसके अंदर, ठीक है। अब ये उस सूरत में हम इसको ग्लूकोज डी कहेंगे, ये डी ग्लूकोज कहेंगे अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा देगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एल ग्लूकोज, ये ग्लूकोज एल, ठीक है। तो ये डी और एल का ये मकसद इसके अंदर हमारे पास होता है, जिस कंपाउंड इसके अंदर मौजूद है, पोलरिमीटर विद सैंपल, सैंपल मतलब कंपाउंड इसके अंदर। अब इस डी का मतलब क्या होता है, डी के बराबर होता है यहाँ पर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एल से मुराद क्या होता है, एल से मुराद यहाँ पर होता है लेवो रोटेटरी। तो ये हमारे पास ग्लूकोज डी और ग्लूकोज एल, ये हमारे पास कहलाएंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स, दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन दोनों चूंकि एक पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमा रहे, एक पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे, उसकी बुनियाद पर ये दो अलग अलग आइसोमर्स इसके बन रहे हैं हमारे पास, एक डी और एक एल। इसके आगे डिस्कशन डिटेल आएगी अभी और आगे। बात समझ आ रही है यहाँ पे डायग्राम को, क्या हुआ इस डायग्राम के अंदर। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किससे कहेंगे, तो जो चीज़ अभी मैंने आपको बताई है उसी को वर्डिंग्स में यहाँ पर लिख दिया गया, उसको रीड कर लेते हैं। एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैन एग्जिस्ट इन 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन अपोजिट डायरेक्शंस। These are called optical isomers and the phenomena is called optical isomerism, मतलब रोटेट कर देना लाइट को। The isomer which rotates the plane of polarized light to the right clockwise direction is known as dextrorotatory isomer, जिसको हम प्लस भी कह सकते हैं, प्लस आइसोमर भी यही कहलाता है। और द आइसोमर विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द लेफ्ट या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नोन एज लेवोरोटेटरी आइसोमर, जिसको हम माइनस कह सकते हैं। और ये दोनों आइसोमर्स हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स भी कह सकते हैं। इन्हीं ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स के जो ये हमारे पास दोनों बन गए ना, तो ये इन्हीं को इनैंशियोमर्स भी कहा जाता है, इनैंशियोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स को इनैंशियोमर्स भी कहते हैं, जैसे ग्लूकोज डी ग्लूकोज एल, ये जो पेयर है दीज आर इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स ऑप्टिकल आइसोमर्स एक ही बात है, ठीक है। डी ग्लूकोज भी होता है, एल ग्लूकोज भी होता है, क्लियर है। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम अलग अलग कंपाउंड्स के अंदर हम इसके अंदर देख सकते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड के अंदर देख सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड हमारे पास ये जो है ना वो मिल्क होता है, तो मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है, मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो अब इसमें ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया। ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये अलग स्ट्रक्चर है, इसको वेज एंड डैश स्ट्रक्चर इसको हम कहते हैं।
वेज एंड डैश स्ट्रक्चर। असल में टेट्राहेड्रल कार्बन को उसमें शो किया जाता है और उसमें ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वेज कहलाता है, ये इस तरह से जो बॉन्ड है, और जो ये वाला डैश कहलाता है। अब इसमें ये जो सॉलिड लाइन है ना, जो ये इसका मतलब ये होता है CH3 आपकी तरफ बाहर निकला भाई, और जो डैश इसके मतलब पीछे की तरफ गया भाई, बैक की तरफ है, और ये OH और H कहाँ पर, ये प्लेन पर मौजूद है। क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल को तो आप नहीं दिखा सकते, मतलब उसमें लाइक टेट्राहेड्रल को आप बोर्ड पे तो नहीं बना सकते, क्योंकि एक बाहर जा रहा होगा, एक अंदर आ रहा होता है टेट्राहेड्रल में। तो जो ये बाहर की तरफ जो आ रहा है उसको इस तरह से वेज की सूरत में शो करता है, वेज टाइप ऑफ शेप की सूरत में, और डैश शो करता है कि ये पीछे गया हुआ है बोर्ड के। ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा एक जहन में आता है कि हाँ भाई ये 3D टाइप का बना हुआ स्ट्रक्चर है। तो 3 डायमेंशनल मॉडल होता है वेज एंड डैश स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं। तो ये हमारे पास कार्बन है, कार्बन के ये कायरल कार्बन आपको दिख सकता है, कायरल कार्बन चारों अलग अलग हमारे पास यहाँ पर ग्रुप्स हैं के साथ अटैच्ड है, तो कायरल कार्बन है। अब इसमें अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो इसको, अब ये एक स्ट्रक्चर इस तरह से भी बनाया जा सकता है, इसका डिपेंड्स, ये स्ट्रक्चर इसका इस तरह से भी बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर COH इधर पर है, इधर पर CH3, OH की बात करते हैं, OH राइट साइड पर है यहाँ पर, और यहाँ पर OH आपको लेफ्ट साइड पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट है स्पेस के अंदर। तो अब यहाँ पर ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। ठीक है, ये ऑप्टिकली सेंसिटिव है, ये क्या करेंगे, ये जो है वो घुमा देगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे घुमा देगा। तो ये प्लस है और ये माइनस है, इसको हम D कह सकते हैं, इसको हम L कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, उनमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। आप देखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होता है ना, स्विस ट्रांस जो हम पढ़ेंगे आगे, तो उनमें क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर्स में दोनों आइसोमर्स जो दोनों इनेंशियोमर्स हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, दोनों की 26 डिग्री है। और इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ प्लस एंड माइनस फॉर्म्स रेसिमिक मिक्सचर। अब ये रेसिमिक मिक्सचर किसे कहते हैं कि जिसमें 50-50% दोनों कंपाउंड हो, तो ऐसा मिक्सचर रेसिमिक मिक्सचर कहलाता है। D भी हो और L भी हो, अगर हमको ऐसा सोल्यूशन तैयार करें जिसमें 50% ये हो और 50% ये हो, तो ये हमारे पास कहलाएगा रेसिमिक मिक्सचर। अब रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली सेंसिटिव नहीं होता, क्योंकि उसमें D भी आधा है और आधा L भी है, तो ना ये लाइट को इधर घुमाएगा ना उधर घुमाएगा, ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज, जैसा है वैसे छोड़ देगा। तो रेसिमिक मिक्सचर जो होता है ना, वो हमेशा ऑप्टिकली इनसेंसिटिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों का 50-50 का सोल्यूशन बना होता है रेसिमिक मिक्सचर। बात समझ आ गई? तो ये देखा तो कोई मुश्किल बात नहीं है, बट सिंध बोर्ड खाली है इन चीज़ों से, इसलिए हम फिर मसला होता है हमारे MD-CAT के अंदर हम नंबर नहीं स्कोर कर पाते, रीज़न यही है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स बहुत सारी बातें करते हैं कि चीज़ें हैं और MD-CAT का फेयर निज़ाम नहीं था और PMC ने ऐसा किया वैसा किया। एक तो हमारे यहाँ मतलब यही है ना कि हम अपने ब्लेम अपने ऊपर कोई इंसान लेना नहीं चाहता है कभी भी, ख़ासतौर पर हम पाकिस्तानी, हम बहुत डरते हैं ख़ुद को गलत कहने में। अना है ना, सुपर ईगो जो है ना, हम पाकिस्तानियों को बहुत ऊपर होती है, हम कभी अपने आप को गलत नहीं कहते हैं। हम पाकिस्तानियों की आदत है गलत करके भी गलत, सियासतदान से लेकर इंसान तक, एक आम इंसान रोड राह पे चलता हुआ, सबके यही लॉजिक है, नहीं हम गलत नहीं हो सकते। बाकी हम लॉजिक्स पेश करते हैं कि हम क्यों गलत नहीं है, जबकि आप गलती पर होते हैं। MD-CAT के अंदर बच्चे गलती पर होते हैं, लेकिन वो अपनी गलती को एडमिट नहीं करते। वो कहते हैं नहीं सिस्टम गलत था, PMC गलत थी और पूरा MD-CAT ही गलत हुआ है और हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, हमें MBBS नहीं मिला, हम तो डिजर्विंग थे, और ये चीज़ें करते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि असल में स्टूडेंट्स, अब जाहिर सी बात है, अब ये रेसिमिक मिक्सचर है, अब हमारे सिंध बोर्ड में तो लिखा हुआ ही कहीं नहीं है, और आप स्टूडेंट्स को भी आप लेते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं जानते इस चीज़ के बारे में, कराची के खास तौर पे, चूँकि हमारे बोर्ड में पढ़ा ही नहीं जाता। अब इन चीज़ों में फिर क्या होता है कि फिर वो नंबर नहीं आते हैं, तो दैन फिर बच्चे कहते हैं सर वो MD-CAT में ही मसला था। मसला कि आपने कौन सा लाइन बाय लाइन रीड किया इस चीज़ को बैठ कर। हम तो सिंध बोर्ड ही पढ़ते हैं, तो हमें बहुत लगता है बहुत पढ़ लिया हमने, और वो भी नहीं हो रहा होता हमसे ठीक से, तो फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड तक हम जाते ही नहीं है, पहुँचते ही नहीं है वहाँ तक। ठीक है, सबसे मसला ये है, इस वजह से हमारे MD-CAT में मार्क्स नहीं आते कराची के खास तौर पर स्टूडेंट्स के, और पंजाब वाले सही से ला रहे होते नंबर जो ला रहे होते। तो वजह यही है। देखिए मुश्किल बात क्या है, रेसिमिक मिक्सचर क्या है, 50-50% दोनों है, D 50% L 50%, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। बट यही चीज़ अब टेस्ट में आती है और पढ़ा बनी होता है, तो यही चीज़ मुश्किल है, तो सुना ही नहीं है कभी उसके बारे में, ना बचपन से पढ़ते हैं मैं, क्योंकि ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहली बार डिटेल में हम पढ़ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में थोड़ी ना पढ़ा हमने ये सब कुछ, एक ही बार पढ़ना और ठीक से पढ़ना है, क्योंकि चांस दोबारा नहीं मिलेगा। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड, टार्टरी के अंदर ये पाया जाता है टार्टरिक एसिड, तो इसके 4 आइसोमर्स जो है ना वो जाने जाते हैं टार्टरिक एसिड के। तो टार्टरिक एसिड का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है,
ठीक है, टार्टरिक एसिड का ये टॉप से बॉटम स्ट्रक्चर इसको हम पढ़ रहे होते हैं। इस तरह का फॉर्मूला हमारे पास कहलाता है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला होता है। जैसे कि आपने इससे पहले दिखा था ना कि वो मैंने वेज एंड डैश मॉडल दिखाया था, वो 3D होता है, ये 2D में होता है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो ये हमारे पास जो है वो टार्टरिक एसिड है, जिसमें दोनों आपको कायरल कार्बन मिल सकते हैं। ठीक है, कायरल कार्बन दो जगहों पर आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो एक कायरल कार्बन ये रहा, दिस इज कायरल कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा है। ये भी कायरल कार्बन है, 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा है। तो दोनों कायरल कार्बन इसके अंदर मौजूद है, तो इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी। ये प्लेन पोलराइज्ड साइड को घुमाएगा। अब ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर जो कि OH देखिए राइट साइड पे, यहाँ OH लेफ्ट साइड पर है, ऐसा ही दिख रहा है, स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। तो यहाँ पर ये प्लस कहलाएगा, या D कहलाएगा, या माइनस कहलाएगा, या L कहलाएगा। मेल्टिंग पॉइंट दोनों के सेम है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। उसका एक और आइसोमर भी हमारे पास टार्टरिक एसिड का यहाँ पर पॉसिबल होता है, इस तरह से अगर हो जाए। ठीक है, OH दोनों OH एक ही साइड पर अगर हो जाए। अब यहाँ मसला है कि इधर पर प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर मौजूद है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को यहाँ से कट कर देंगे, अगर इस स्ट्रक्चर को यहाँ से काट दें, तो जो ऐसा ऊपर है वैसे नीचे है। इस यूँ काट दे प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस इज POS प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे है। तो अब यहाँ पर ये जो हमारे पास होगा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि उसके अंदर ये कायरलिटी नहीं आई है। मॉलिक्यूल यहाँ पर एक आयरल हो गया है, सॉरी मॉलिक्यूल यहाँ पर एक आयरल हो गया है, क्योंकि मॉलिक्यूल यहाँ पर सिमेट्रिक हो गया है। क्योंकि यहाँ से हम इसको काटेंगे तो जैसे ऊपर स्ट्रक्चर बना है वैसे नीचे बना है, एक्जैक्टली सेम मिरर इमेज बनी हुई है उसकी। मिरर इमेज उसको हम कह सकते हैं। अगर आप आईना भी लेकर ना, आईना मिरर आईना लेकर आप यहाँ रख के ना ऊपर से देखोगे तो आपको यही स्ट्रक्चर ऐसे नीचे दिखाई देगा, क्योंकि मिरर बना हुआ है ना इसके नीचे। तो ये हमारे पास इसको कहते हैं मीजो स्ट्रक्चर है, मीजो एसिड कहलाते हैं। मीजो स्ट्रक्चर हमारे पास कौन से होते हैं, जिस तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसके अंदर होती है। ठीक है, और एक हमारे पास क्या होगा, इक्विमोलर सॉल्यूशन होगा रेसिमिक मिक्सचर का, ये भी हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो टार्टरिक एसिड 4 पॉसिबल है, प्लस वाला, माइनस वाला, और ये आपका रेसिमिक मिक्सचर जिसमें दोनों होंगे, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और साथ में ये वाला मीजो एसिड, मीजो टार्टरिक एसिड, जिसमें क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद होगी। तो 1 2 3 4 आइसोमर पॉसिबल है, 2 ऑप्टिकली एक्टिव है, 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बात समझ में आ गई? ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल घर जाकर उसको सही से देखना है ना स्ट्रक्चर्स को, कि क्या बात बताई जा रही है उसके अंदर, तो आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो बस ऑप्टिकल के बारे में और ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, इतनी ही चीज़ें डिस्कस हुई थी फेडरल बोर्ड के अंदर भी, और अच्छा खासा डिस्कशन था। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, रिजल्ट्स फ्रॉम अ रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन ऑफ अबाउट डबल बॉन्ड्स और अबाउट सिंगल बॉन्ड्स इन साइक्लिक कंपाउंड्स। अच्छा, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि इसमें इस तरह से कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमारे पास अल्कीन्स के अंदर सिर्फ होता है, अल्केन्स के अंदर हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि मैंने आपको इस तरह से बताया था ना कि सिंगल बॉन्ड अगर है, याद आ रहा होगा आपको, तो वो फ्री रोटेशन होती है सिंगल बॉन्ड में, यूँ घूम सकता है वो, दिस कैन बी रोटेटेड, इस तरह से घूम सकता है ना वो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम डबल बॉन्ड कह लें तो डबल बॉन्ड में अब हम इसको या तो यूँ घुमा सकते हैं या तो यूँ घुमा सकते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड में अगर इस तरह से 2 स्ट्रक्चर लगे हुए, ये बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड है और ये जो मेरे थंब है, थंब में 2 ग्रुप मैंने लगाया हुआ है, तो मैं इसको यूँ घुमा दूँ चाहे मैं ये घुमा दूँ, सेम बात है ना। तो चाहे इस तरह हो 1 1 डाइपोल हो रहा है, इधर पे भी 1 1 है, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। लेकिन अगर हम इस तरह से करें ना, अब ये क्या होता है, अब ये क्या होगा, ये तो पूरा यूँ घूमेगा, ये तो पूरा यूँ घूमेगा। अगर हम यूँ कर दे तो ये स्ट्रक्चर चेंज होगा, जो कि बॉन्ड तोड़ना पड़ा इसके लिए। तो अल्कीन्स में ये एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अल्कीन्स में फ्री रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड नहीं होती है। अच्छा, साइक्लो अल्केन्स में भी होता है। साइक्लो अल्केन से क्या मुराद है, जैसे साइक्लो अल्केन बना दिया हमने, मतलब जैसे ट्राइगोनल स्ट्रक्चर हमने बना दिया, ये साइक्लो अल्केन हो गया। अब हम इस बॉन्ड को भी नहीं घुमा सकते, ये तो ये पूरा यूँ घूमेगा तो पूरा यूँ घूमेगा, यूँ नहीं घूम सकता। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड फिर साइकिल टूट जाएगा। तो ये मैंने पिछले पंजाब बोर्ड में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि डबल बॉन्ड में पॉसिबल है। फिर किसी ने शायद सवाल किया था सिंगल बॉन्ड का, तो सिंगल बॉन्ड में भी पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए साइक्लिक होंगे। तो स्टेबिलिटी क्या है आइसोमर्स की, द ट्रांस आइसोमर्स आर मोर स्टेबल देन कॉरस्पॉन्डिंग सिस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर ज़्यादा स्टेबल होते हैं सिस आइसोमर के। अब जैसे ट्रांस कौन सा होता है भाई, ये आपको पता है ना, अगर आपका ग्रुप सिमिलर ग्रुप इस तरह से अटैचमेंट कर ले, ठीक है ना भाई, यही हमारे पास होता है ट्रांस। और सिस क्या होता है, जब दोनों ग्रुप एक साथ लगा, दिस इज सिस, दिस इज सिस, दिस इज ट्रांस। अच्छा, सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, सॉरी डबल बॉन्ड, ठीक है, अब सही है। ठीक है, तो ये सिस है और ये हमारे पास जो है वो ट्रांस है, दिस इज ट्रांस, दिस इज सिस। तो ट्रांस आइसोमर जो होते हैं ना वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ट्रांस वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं सिस आइसोमर से। तो ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस।
द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हमने देखी कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सेम आ रही थी, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में दोनों सिस और ट्रांस की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, इनको बॉइलिंग पॉइंट वगैरह अलग अलग होते हैं, सिस की अलग होंगी, ट्रांस की अलग होंगी। ये डिफरेंस एक होता है ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर प्रोपीन, दिस इज बिकॉज वन ऑफ द डबल बॉन्डेड कार्बन हैज टू आइडेंटिकल ग्रुप्स H एटम्स अटैच टू इट। प्रोपीन क्या कह रहे हैं कि प्रोपीन क्या हमारे पास कोई आइसोमर यहाँ पर हमारे पास ज्योमेट्रिकल बन नहीं पाएगा। प्रोपीन का क्यों नहीं बन सकेगा? क्योंकि आइडेंटिकल एटम ग्रुप ऑन द सेम कार्बन पर दो आइडेंटिकल ग्रुप्स कभी भी नहीं आने चाहिए। जैसे सेम यहाँ पर तो चले सही है, सेम कार्बन पे अलग अलग ग्रुप्स हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखो एक तरफ H है और एक तरफ H है, दोनों सेम अगर आ जाए, आइडेंटिकल आइटम्स आ जाए सेम कार्बन एटम पर, तो सूरत में हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं बनते। इसलिए प्रोपीन के हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारे पास पॉसिबल नहीं होंगे। दिस इज प्रोपीन, 3 कम वाला अल्कीन हमारे पास है तो उसके नहीं होंगे, बिकॉज आइडेंटिकल इसके अंदर सेम एटम्स आ गए कि कार्बन के साथ अटैच हुए हुए। अब यहाँ पर इसमें देखें, अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। देखें यहाँ पर CH3 CH2 CH3 CH2 एक ही साइड पर मौजूद है, दोनों ग्रुप्स एक ही साइड पर मौजूद है। ये सिस है, 3 हेक्सीन है, ये 3rd कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा है, सिस 3 हेक्सीन। और यहाँ पर अगर आप देखें तो अब ये हमारे पास इस तरह से लगा हुआ है, मतलब क्रॉस पे लगा हुआ है, ट्रांस में लगा है, दिस इज ट्रांस 3 हेक्सीन। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि किसी भी 2 कार्बन पे आप देखोगे ना सेम ग्रुप अटैच तो नहीं हो रहा, जैसे प्रोपीन में हो रहा था, ठीक है। उसके बाद दिस इज ब्यूटीन डायोइक एसिड हमारे पास है। तो दिस इज यहाँ पर COOH ग्रुप एक इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ, दिस इज ब्यूटीन डायोइक एसिड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि COOH एक इधर पर है, एक दूसरी तरफ है। दिस इज ट्रांस ब्यूटीन डायोइक एसिड, जिसको फ्यूमेरिक एसिड भी कहा जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो COOH ग्रुप दोनों एक ही तरफ है। दिस इज सिस ब्यूटीन डायोइक एसिड, जिसको मैलिक एसिड भी कहा जाता है। तो इसका कॉमन नेम है मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। ये ट्रांस में लगा हुआ, चूंकि क्रॉस में है, और वो एक ही साथ लगा हुआ दोनों ग्रुप, अगर आप देख सकते हो तो ये सिस में। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं आपस में एक दूसरे के, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं, आपको माइंड में रखनी है एग्जांपल्स जो मैं बता रहा हूं इसके अंदर। साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन अल्केन्स के लिए जैसे पॉसिबल है साइक्लो अल्केन्स के लिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज आल्सो पॉसिबल इन साइक्लिक कंपाउंड। देयर कैन बी नो रोटेशन in carbon-carbon single bond forming a ring, because rotation would break the bonds and break the ring. For example, 1,2-dimethyl cyclopropane exists in 2 isomeric forms. देखो अब यहाँ पर देखो, ये साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन दिख रहा है आप सबको, ट्राइंगल शेप का 3 कार्बन लगे हुए। अब यहाँ पे एक मिथाइल यहाँ लगा दी, एक मिथाइल इसके साथ लगा दिया, और यहाँ हाइड्रोजन लगा है। अब यहाँ चूंकि दोनों सेम आमने सामने लगे हुए हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, सिस हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो तो एक ऊपर और एक नीचे लगा हुआ, तो क्या हमारे पास हो गया, ट्रांस। अब यहाँ पर भी जो कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, जो कि घूम नहीं सकता, बॉन्ड घूमेगा तो फ्री रोटेशन नहीं है। फ्री रोटेशन होती तो सूरत में क्या होता कि कोई मसला नहीं हो, तो दोनों एक ही स्ट्रक्चर होते हैं। बट यहाँ पर अगर हम बॉन्ड को घुमाएंगे तो रिंग टूट जाएगी, इसलिए ये अलग कंपाउंड है और ये अलग कंपाउंड है, दोनों के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगे। तो अल्केन्स के लिए पॉसिबिलिटी है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, बट ओनली फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 आइसोमर पॉसिबल है, सिस ट्रांस। बात समझ आ गई? अब यहाँ पर भी देख लो। अच्छा, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि एक ही कार्बन के साथ दोनों ग्रुप अटैच हो गए। अब यहाँ पर आएंगे तो हाइड्रोजन होगा, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अलग अलग ग्रुप कार्बन पे अटैच होना जरूरी है ना ग्रुप का, तब जाकर वो सिस और ट्रांस बनेगा। अब यहाँ पॉसिबल है इस कंपाउंड के लिए, चूंकि देखो अभी ये इस तरह से बना हुआ, अब ये कौन सा है, आमने सामने है, तो फिर सिस बना हुआ है। अभी इस CH3 को नीचे कर दें, H ऊपर आ जाए तो ट्रांस हो जाएगा। तो दोनों कार्बन पे अलग अलग ग्रुप का अटैच होना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है। सेम वही चीज़ जो अल्कीन में हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, तभी प्रोपीन का जो है वो पॉसिबल नहीं था, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर था। तो ये ठीक है। अब इसमें से जो बच्चों के प्योर कॉन्सेप्ट बेसिक थोड़े वीक हैं, तो घर जाकर दोबारा से उसको स्लोली मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो स्लोली करके उसको देख रहे हैं, भले आपको 6, 7, 8, 10 घंटे लग जाए देखते हुए, लेकिन आप देखें स्लो हर एक एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करें। अगर अभी नहीं समझ में आ रही है बात तो ठीक है, अगर अभी नहीं समझ में आ रही तो घर जाके लाजमी कोशिश करें, ठीक है। चूँकि मैं बता रहा हूँ उस बात को, चूँकि अब बता के निकल जा रहा हूँ आगे, तो क्या पता आपके साथ कोई ना कोई कन्फ्यूजन रहे, तो कन्फ्यूजन घर पे आप दूर करें उसको। अब अल्केन्स खत्म हो गया सारा टॉपिक ना, अब उसके बाद अल्केन्स का टॉपिक स्टार्ट हो गया। अब अल्केन्स में हमारे पास क्या है कि सबसे पहले नोमेनक्लेचर है अल्केन्स की।
अल्कीन्स की सबसे पहले नोमेनक्लेचर की जाएगी, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सबसे पहले डिज़ाइन करेंगे। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जब डिज़ाइन होगी तो नंबरिंग कहाँ से होगी, जहाँ से डबल बॉन्ड करीब होगा। डबल बॉन्ड कहाँ से करीब है, राइट साइड से कि लेफ्ट साइड से, राइट साइड से करीब है, तो नंबरिंग कर ली गई। सबसे पहले रेडिकल्स का नाम, रेडिकल कहाँ पर अटैच है, 3 पर भी है, 2 पर भी। 2 पर कौन सा रेडिकल अटैच है, इथाइल ग्रुप अटैच है, तो पहले इथाइल ग्रुप का ही नाम आएगा, दिस विल बी 2 इथाइल 3 मिथाइल, और टोटल कार्बन 4, तो दिस विल बी ब्यूटीन। ब्यूटीन नहीं, ब्यूट लिखना है, या 2 मिथाइल के बाद सेकंड फर्स्ट कार्बन पे ना 1 ब्यूटीन इस तरह लिख लें। वैसे 1 अंडरस्टूड होता है, नहीं भी लिखेंगे तो वही बात है, 1 ब्यूटीन। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या ये चेन सही बनी हुई है, गलत चेन बनी हुई है, क्योंकि डबल बॉन्ड का चेन के अंदर आना ज़रूरी है, चेन गलत बनी हुई है उसके अंदर है, ठीक है। तो इस तरह से चेन बनेगी। उसके बाद नंबरिंग यहाँ से कर देंगे 1 2 3 4, 2 पर इथाइल है, 3 पर मिथाइल है, उसके बाद 1 और टोटल कार्बन 4, तो ब्यूटीन है। सही है, इसमें नंबरिंग सही है, राइट साइड से हो जाएगी। उसके नेम कर देंगे 2 मिथाइल 1 सॉरी 2 3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन, ऐसे ही है। तो देखते साथ आप बता सकते हैं, इसमें सही है, चेन इस तरह बन गई, नंबरिंग इस तरह राइट साइड से हो गई। दिस विल बी 2 इथाइल 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, हो जाएगा नहीं ये सब। मैं आंसर बता रहा हूँ ना लेक्चर के अंदर, तो आप जब सुनेंगे तो लेक्चर आपको आंसर भी पता लगना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इज कि ये नोमेनक्लेचर इस कंपाउंड की है, तो इसका क्या नाम बनेगा, सेम कि ये तो शायद अभी चला गया पीछे, अभी तो किया था ना ये, दिस इज 2 इथाइल 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, ठीक है। बस ठीक है, अब अल्कीन्स के टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड अल्कीन्स। फॉर एग्जाम्पल 1,3 पेंटाडाइन इज मोर स्टेबल देन 1,4 पेंटाडाइन। कॉन्जुगेटेड अल्कीन जो है ना वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं आइसोलेटेड अल्कीन से। अब कॉन्जुगेटेड और आइसोलेटेड अल्कीन के अंदर क्या डिफरेंस हमारे पास है, जैसे अगर 1 2 3 4 5 कार्बन ले लिया हमने, और 1 2 3 4 5 कार्बन ले लिया हमने। अब अगर डबल बॉन्ड एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, एक ये हमारे पास है, दिस विल बी 1 2 3 4, दिस विल बी 1,4 पेंटाडाइन, ठीक है। और यहाँ पर अब हम क्या कर लें कि स्ट्रक्चर कौन सा बना देना है, 1,3 पेंटाडाइन, तो 1,3 पेंटाडाइन, तो 1,3 पेंटाडाइन। अब जरा इसको समझो, दोनों अल्कीन्स हैं, दोनों अल्कीन्स हैं, डबल बॉन्ड लगे हुए ना भाई, अल्कीन्स हैं। अब ये हमारे पास कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड आइसोलेटेड, दिस विल बी कॉल्ड आइसोलेटेड, वाइल दिस विल बी कॉल्ड, अब चूंकि यहाँ पर अब एक छोड़ के एक पर देखो डबल बॉन्ड है, नहीं है नहीं है, तो दिस विल बी कॉल्ड कॉन्जुगेटेड। और ये आइसोलेटेड क्यों कहलाएगा, चूंकि डबल बॉन्ड दूर दूरी में लगा हुआ है, एक डबल बॉन्ड है, फिर 2 सिंगल बॉन्ड है, फिर एक डबल बॉन्ड है, तो ये आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब दूर दूर अलग थलग है बिल्कुल, जबकि कॉन्जुगेटेड है, एक छोड़ के एक पर है, कॉन्जुगेशन अल्टरनेट है। तो अब जो कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स होते हैं ना वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं बनिस्बत आइसोलेटेड के। बेंजीन इसी वजह से स्टेबल होता है, ठीक है, बेंजीन में कॉन्जुगेशन होती है, बेंजीन में कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स होते हैं, एक छोड़ के एक पे, एक छोड़ के एक पे, है ना भाई, ऐसे ही होता है ना बेंजीन, तभी तो बेंजीन स्टेबल है, तभी सैचुरेटेड होता है, तभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, ठीक है। तो सिंपल ये चीज़ यहाँ पर इस वाले जो है बॉक्स में बताई गई है। तो पूरी मैंने लाइंस भी पूरी फेडरल की नहीं कॉपी कर दी, आपको पता है बड़ा बोरिंग हो जाएगा। मुझे जो लगता था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि यार ये होना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं हाईलाइट करते, तो हाईलाइटेड लाइंस को मैंने अलग कर दिया इसको, वरना इससे पहले तक क्या होता था, स्टूडेंट्स बैठकर हाईलाइटर लेकर खुद ही हाईलाइट किया करते थे किताबों को, पूरे कराची का बच्चा पूरा पाकिस्तान करते ही, लेकिन मैं आपके लिए आसान करते रहा कि वो हाईलाइटेड लाइन उठा के मैं डायरेक्ट डाल दे रहा हूँ कि आप बस यही पढ़ें, ठीक है। फिर आपको फेडरल को पढ़ने की नीड नहीं होगी, ना ही हाईलाइटर लेकर आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी कि क्या क्या चीज़ निकालनी है क्या नहीं लगानी है, तो वो काम भी आसान कर रहा हूँ मैं आपके लिए। प्रिपरेशन अल्कीन्स की किस तरह से की जाएगी, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देख रहा, छोटी छोटी बातें, क्योंकि रिएक्शंस लिखना नहीं होगा आपको एप्टीट्यूड के अंदर। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन करके हम कर सकते हैं, अल्कीन्स को तैयार कर सकते हैं। अब अल्कोहल की डिहाइड्रेशन, अल्कोहल क्या होता है आप जानते हैं, ROH होता है ना अल्कोहल, और डिहाइड्रेशन मतलब डी मतलब रिमूवल, डिहाइड्रेशन मतलब किस चीज़ की रिमूवल, यस वेल डन, रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर को रिमूव करके अगर हम अल्कोहल से हम बना सकते हैं अल्कीन्स को, ठीक है। कोई भी जैसे वाटर अगर हमने लिया C2, अगर हमने लिया इथाइल अल्कोहल C2H5OH, और इसका अगर हम वाटर रिमूव कर दें
तो ये C2H4 बन जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, एक H यहाँ से निकल जाएगा, C2H4 बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। ये पहला मेंबर जो हमारे पास होता है अल्कीन का। अब यहाँ पर इसमें जो चीज़ हमने देखनी है, इसमें हमें जो चीज़ पता होनी चाहिए वो क्या है कि प्राइमरी अल्कोहल्स की, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, तीनों तरह के अल्कीन्स के हम क्या कर सकते हैं, तीनों तरह के अल्कोहल्स के हम वो कर सकते हैं, मतलब लाइक डिहाइड्रेशन कर सकते हैं। प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना। अब 1 डिग्री क्यों कहेंगे, जरा देखो, आप समझो उसको। ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज फंक्शनल ग्रुप, एंड फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच हो तो उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन के सिर्फ एक ही तरफ अगर एक ही बॉन्ड के साथ रेडिकल अटैच हो, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है, 1 डिग्री जिसको हम कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच होता है उसको अल्फा कार्बन कहा जाता है। अल्फा कार्बन की जितनी जानिब रेडिकल्स की अटैचमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, तो वो हमारे पास अगर एक रेडिकल सिर्फ मौजूद है तो वो प्राइमरी है। तो ये प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। तो उसके लिए हम काफ़ी Al2O3, इसके लिए काफ़ी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मतलब Al2O3 यूज़ कर सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाई टेम्परेचर पे, P4O10 यूज़ कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, फॉस्फोरिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। 4 चीज़ें दिख गई, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, P4O10 और साथ में Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये चारों चीज़ें क्या कर सकती हैं, डिहाइड्रेशन कर सकती हैं, वाटर को रिमूव कर सकती हैं। सिंध बोर्ड में हम सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड लिखते हैं, बस सिंध बोर्ड में एक ही है सल्फ्यूरिक एसिड। बट जब हम देखें यहाँ पर तो फेडरल बोर्ड में हमारे पास 4 चीज़ें हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी है, P4O10 भी है, सल्फ्यूरिक एसिड भी है और फॉस्फोरिक एसिड भी है। इन चारों में इनको यूज़ किया जा सकता है डिहाइड्रेशन करने के लिए, जो क्या करेंगे, वाटर को रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वाटर रिमूव हो गया और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, अल्कीन बन गया वाटर के रिमूवल से। यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से H निकल गया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ऐसे ही हुआ। ठीक है, तो बस हमें क्या याद रखना है कि डिहाइड्रेशन करने के लिए हमें ये 1 2 3 4 चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रिएक्शन नहीं लिखना है वो, चूँकि आपको तो टिक करना है जैसे MCQs को करेक्ट जो है। अच्छा, सेकेंडरी अल्कोहल की अगर आपको डिहाइड्रेशन करनी हो तो उसके लिए सिंपल वे होता है कि एक मिनट से बैटरी लो है। तो सेकेंडरी अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन हो सकती है सेकेंडरी अल्कोहल्स के भी। जैसे ये सेकेंडरी अल्कोहल कैसे है, अगर आप देखोगे तो इसमें यहाँ पर हमारे सेकेंडरी अल्कोहल मतलब 2 डिग्री, यहाँ पर दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ 2 जगह पर रेडिकल की अटैचमेंट है। तो ये 2 जगह रेडिकल अटैच्ड है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, सेकेंडरी है, 2 डिग्री है। अब इसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे बट वो कंसनट्रेटेड, 75% कंसनट्रेटेड, थोड़ा सा कम कंसनट्रेटेड भी चलेगा, मतलब 75% कंसनट्रेटेड। और इस टेम्परेचर 140 से 170 डिग्री पर जब हीट करेंगे तो सेम ये होगा, एक OH निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन निकलेगा और बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। यही टर्शरी अल्कोहल अगर हो, टर्शरी अल्कोहल मतलब 3 डिग्री अगर हो, 3 डिग्री कैसे, देखो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया, 3 तरफ रेडिकल है, 1 रेडिकल 2 रेडिकल 3 रेडिकल। अगर टर्शरी अल्कोहल्स हो फिर हमें और थोड़ा सा, जो कि आपको पता है टर्शरी मैंने बताया था ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, टर्शरी ऑलरेडी बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो उनके लिए कंसनट्रेटेड एसिड नहीं चाहिए होता है। 20% कंसनट्रेटेड एसिड हो ना, डाइल्यूट मतलब डाइल्यूट 20% तो डाइल्यूट हो गया, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी अगर हम लेंगे तो सूरत में क्या हो जाएगा कि जो है वो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अगर हम देखें पीछे तो यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल्स में तो हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं हाई टेम्परेचर पे, मतलब, और फिर जो हम सेकेंडरी अल्कोहल्स के लिए क्या कर रहे हैं, 75% कंसनट्रेटेड ले रहे हैं, और जो टर्शियरी अल्कोहल्स के लिए सिर्फ 20% कंसनट्रेटेड है। तो सब में सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है लेकिन कंसनट्रेशन कम से कम होती जा रही है। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन करके अल्कीन्स की जनरेशन करने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कंसनट्रेशन याद रखिएगा क्या चल रहा है उसके अंदर, बाकी रिएक्शन लिखना नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, 100 बार बोल चुका, लिखना नहीं है उसको। तो आप डर रहे हैं इसको देख करके, सर ये क्या चल रहा है भाई, तो मैं क्या बता रहा हूँ कि OH निकल रहा है, H निकल रहा है, डबल बॉन्ड बन जा रहा है, बस ये चीज़ हो रही है। डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रो हेलोजनेशन अल्काइल हैलाइड की कर सकते हैं, उससे भी हमारे पास जो है वो अल्कीन्स की फॉर्मेशन हो सकती है। इसी को एलिमिनेशन भी कहा जाता है। जैसे हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पर हमारे पास हैलोजन ग्रुप अटैच है, तो अगर H और X, अगर हम H और X अगर हम निकाल दें उसके अंदर से, तो यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और अल्कीन बन जाएगा। और ये किसकी, KOH की प्रेजेंस में किया जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहलिक मीडियम में किया जाता है। इसी को एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है।
ठीक है। अब इसमें जैसे ब्रोमोमीथेन हमने लिया, KOH से रिएक्शन किया, अब H और BH जो है वो इस OH के साथ निकल के वाटर बनाएगा, Br इस K के साथ KBr बनाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, इथीन बन जाएगा ये। ठीक है। तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन भी की जा सकती है अल्काइल हैलाइड की, जिसमें से एक हैलोजन निकलता है और एक हाइड्रोजन निकलता है। इसी को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, चूंकि ये बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैचमेंट करता है, ये हाइड्रोजन यहाँ से जो है वो बाहर निकल जाता है। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कह लें कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कह लें, बात एक ही है। बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, दैट्स व्हाई बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। इसमें KOH से रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो H जो है वो OH के साथ वाटर बना के निकलता है, X K के साथ KX बना कर निकलता है, यहाँ कार्बन के एक एक बॉन्ड बच जाते हैं, तो यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म करके अल्कीन बन जाता है। बस इतनी सी बात याद रखें और कुछ नहीं इसके अंदर। ठीक है, स्लाइड के अंदर कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन से भी बनाया जा सकता है, किसको, अल्कीन को बनाया जा सकता है, इसमें एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन निकलता है। इसी को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, जो कि बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है। बस समझ आ गई। अब अल्कीन्स के, ये तो अल्कीन के दो प्रोसेस लेकर रिएक्शंस के, अल्कीन दो तरह से बनाया जा सकता है। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अल्कीन्स के हम देख लेते हैं। अल्कीन्स रिएक्टिविटी कैसे देता है, अल्कीन रिएक्शंस किस तरह की करता है हमारे पास है। ठीक है, तो अल्कीन हमारे पास एडिशन रिएक्शन करेगा, चूंकि एडिशन अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमेशा एडिशन रिएक्शंस देते हैं, दे ऑलवेज डू एडिशन रिएक्शंस, दे विल नेवर डू सब्स्टिट्यूशन। सैचुरेटेड सब्स्टिट्यूशन देगा, अनसैचुरेटेड एडिशन देगा। अब एडिशन में भी कैटेगरी आती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। तो अल्कीन्स हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से मुराद इलेक्ट्रोफाइल E+ उसमें जाकर पहले अटैक करता है। डबल बॉन्ड, जब कार्बन कार्बन के बीच के जब डबल बॉन्ड टूटता है, जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक तरफ प्लस जनरेट होता है, एक तरफ माइनस जनरेट होता है, और इलेक्ट्रोफाइल E+ आकर सबसे पहले इस माइनस पर अटैक कर देता है। और माइनस पर अटैक करने के बाद क्या होता है, कार्बन कार्बन प्लस और ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाता है। फिर देन न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक करता है इस पर। ठीक है, बट ये स्लो स्टेप होता है। पहले स्टेप पे जो है ना इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, दैट्स वाई इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप पे अटैक करता है। अब ये जो हमारे पास कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो दिस विल बी कॉल्ड कार्बोकैटाइन। तो इसमें जो कार्बोकैटाइन होता है, कार्बोकैटाइन ये क्या बनता है, रिएक्शन का इंटरमीडिएट बनता है। ये मैकेनिज्म मैं बता रहा था एडिशन रिएक्शन किस तरह से होता है, पाई बॉन्ड की ब्रेकेज से। पहले इलेक्ट्रोफाइल आता है, फिर न्यूक्लियोफाइल आता है। तो एडिशन, तो अब एडिशन डिफरेंट चीज़ों की एडिशन कर सकते हैं। अब जैसे हाइड्रोजनेशन, मतलब एडिशन ऑफ H2 की एडिशन कर सकते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट and presence of 1 to 5 atm pressure give a saturated compound is known as catalytic hydrogenation। मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना अल्कीन्स के अंदर। It is a highly exothermic process and the amount of heat evolved when 1 mole of an alkene is hydrogenated is called heat of hydrogenation। कि अगर 1 मोल अल्कीन की हाइड्रोजनेशन करते हैं तो ये बॉन्ड का जो टूटना है, बॉन्ड टूट रहा है, तो इससे क्या होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। हाइड्रोजन को जब ऐड करता है तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और जो अमाउंट ऑफ हीट निकलती है उसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से जो हीट निकलती है, द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन इज अबाउट 120 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू है, इसको याद रखिएगा, 120 किलो जूल पर मोल ये हीट ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू है फॉर ईच डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। द कैटलिस्ट एम्प्लॉयड आर प्लाटिनम, पैलेडियम एंड रेनी निकल कैटलिस्ट। और जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं हाइड्रोजनेशन करने के लिए अल्कीन में, वो निकल, प्लाटिनम और पैलेडियम यूज़ करते हैं, जिसमें से निकल को कहा जाता है रेनी निकल या रेनी कैटलिस्ट। साइंटिस्ट के नाम पर है रेनी कैटलिस्ट। रेनी निकल जो होता है ना, उसमें दो चीज़ें मिलाई जाती हैं, मतलब उसमें वो रेनी निकल असल में निकल एल्यूमिनियम का अलॉय होता है, और उसमें थोड़ा सा कास्टिक सोडा भी उसके साथ मौजूद होता है, तो इसको रेनी निकल कहा जाता है। मतलब निकल, प्लाटिनम और पैलेडियम इस्तेमाल कर सकते हैं। निकल में रेनी निकल यूज़ किया जाता है, जो निकल एल्यूमिनियम का मिक्सचर होता है और उसके साथ कास्टिक सोडा भी मौजूद होता है, NaOH मौजूद होता है। तो रेनी निकल की प्रेजेंस में भी किया जा सकता है। अब ये सिंपल रिएक्शन होता है, C2H4 आपने लिया और आपने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, इसमें C2H6 बन गया। अब आप कोई भी निकल यूज़ कर लो, प्लेटिनम यूज़ कर लो, पैलेडियम यूज़ कर लो। निकल या यूज़ कर लोगे तो उसमें एल्यूमिनियम का अलॉय बना हुआ होगा, ठीक है, और इसमें हीट लिबरेट हो जाएगी, डेल्टा H की वैल्यू माइनस आ जाएगी, और कितनी आ जाएगी, 120 किलो जूल पर मोल। मतलब हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बस समझ में आ गई। बस ये रिएक्शन तो बड़ा सिंपल सा, इसी को एक्सप्लेन किया जा रहा था। इसमें क्या चीज़ें याद रखनी है, याद रखने की क्या चीज़ है कि जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकलती है वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है हाइड्रोजनेशन का, और 120 किलो जूल पर मोल हीट एनर्जी निकल रही होती है। और कैटलिस्ट प्लैटिनम, पैलेडियम या रेनी निकल इस्तेमाल करते हैं। रेनी निकल असल में अलॉय होता है निकल एल्यूमिनियम का। सही है, ये चीज़ें याद रखनी है। क्लियर है?
लिखा हुआ तो बहुत कुछ है, रटना नहीं है घर बैठ के उसको बैठ के याद कर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज फलाना, तो इतना नहीं, बड़े हो गए हो अब, एप्टीट्यूड में ये सब नहीं करते, बस जो जो बता दिया उसको याद रखो बस। ऐसा तो याद करने के लिए इतना कुछ मिलेगा, पागल हो जाओगे, ठीक है, तो इतना याद नहीं करना, समझ लेना है बस। मतलब ये उनके लिए क्या है ना, जो आगे जाकर एनएस्ट ज्वाइन करना चाह रहे हैं, एमबीबीएस करना चाह रहे हैं, तो उनका लॉजिक इसी तरह काम करना चाहिए जो डॉक्टर बनने वाले हैं। अब वो इस तरह से बैठ के रट्टे लगाएंगे बैठ के बिल्कुल, तो फिर कौन एक्सपेक्ट करेगा कि ये बच्चा बड़ों को डॉक्टर बनने वाला है और एमबीबीएस और डाउ में एडमिशन लेने वाला है। सिंपल सी बात है। तो अपनी एटीट्यूड भी इंसान को वैसे ही बनाना चाहिए, उसके लिहाज से रटना नहीं चाहिए बैठ के एक लाइन को, समझना चाहिए। हाइड्रो हेलोजिनेशन भी कर सकते हैं। हाइड्रो हेलोजिनेशन में क्या होगा, HX, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो HX ये बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ H जाएगा एक तरफ X जाएगा, ठीक है, अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, जो मेन चीज याद रखने की हाइड्रोजन हेलोजिनेशन में क्या है, वो ये बात याद रखने की उस स्लाइड के अंदर। HI ज्यादा रिएक्टिव होता है HBr से, और HBr ज्यादा रिएक्टिव होता है HCl से, ठीक है। अच्छा देखो, फ्लोरीन की बात करें ना, F2 फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है क्लोरीन से, क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है ब्रोमीन से, ब्रोमीन ज़्यादा रिएक्टिव है आयोडीन से। लेकिन जब हाइड्रोजन हैलाइड की बात करें तो उल्टा हिसाब है, HI ज़्यादा रिएक्टिव है HBr से, और HBr ज़्यादा रिएक्टिव है HCl से, रिवर्स हो जाता है जब हम हाइड्रोजन हैलाइड की बात करते हैं। और सिर्फ हैलोजन की बात करते हैं तो इस तरह से चलता है ये रिएक्टिविटी सीरीज, जो पीछे अभी लेक्चर के स्टार्ट में बताई, ठीक है। बाकी उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं याद रखने की, बस हाइड्रो हेलोजिनेशन हो रही है, बॉन्ड टूट रहा है, हाइड्रोजन हेलोजन जाके अटैक हो रहा है, कोई ना कोई कंपाउंड बन रहा है, तो खुद ही देख लेना घर पे, समझ में आ जाएगा। तो मैं बोरिंग हो जाएगा, बार बार नहीं बता रहा, ठीक है। हाइड्रो हेलोजिनेशन, तो यही चीज़ मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर बताई जा रही है, जो मैं ऊपर बताया ना आपको, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो देखो इंटरमीडिएट बन रहा है इसमें यहाँ पर, ठीक है। ये पाई बॉन्ड टूटा है, और पाई बॉन्ड को टूटने पर इस तरह से देखो एक H पहले क्या हुआ कि पहले H पे अटैक हुआ है, पहले H प्लस गया इलेक्ट्रोफाइल, वो अटैक किया है, यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज एक बच गया ना, तो ये हमारे पास कहलाएगा कार्बोकैटाइन, यस कार्बोकैटाइन। फिर जाकर आप देखो X माइनस अटैक कर रहा है, तो ये मैकेनिज्म इसका है। तो एक MCQs आ सकता है कि जब एडिशन रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन अल्कीन की होती है, जो इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो फ्री रेडिकल बनता है, कार्बोकैटाइन बनता है, कार्बन एनाइन बनता है, कार्बीन बनता है, क्या बनता है, तो कार्बोकैटाइन बनता है। ये पिछले आया भी था इस वाली MBBS के टेस्ट में, ठीक है, कार्बोकैटाइन। असल में हमारा बोर्ड इसको कार्बोकैटाइन बोलते नहीं, सिंध बोर्ड उसको बोलता है कार्बोनियम। भाई सबसे बड़ा मसला तो ये है, कार्बन में प्लस चार्ज जनरेट हो, सिंध बोर्ड में लिखा होता है कार्बोनियम, लेकिन ये हमारा फेडरल बोर्ड कहता है कार्बोकैटाइन। तो ये सबसे बड़ा मसला है कि एक ही चीज़ के दो अलग अलग नाम है, तो हमारे बच्चे कार्बोकैटाइन नहीं समझ पाते ये क्या चीज़ है। कार्बोकैटाइन भी भाई कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो, तो ये चीज़ें हैं ना जो थोड़ा सा परेशान करती है कि आते हुए भी चीज़ें फिर हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमने उसको अलग अल्फाज में सुना होता है, अलग तरह से सुना होता है। मार्कोनिकोफ रूल, मार्कोनिकोफ रूल आपको पता है किस पर होता है भाई, ये मार्कोनिकोफ रूल असिमेट्रिकल अल्कीन के लिए चलता है। साइंटिस्ट का नाम था मार्कोनिकोफ, कि दिस रूल स्टेट्स दैट इन एडिशन ऑफ एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैज द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर कोई असिमेट्रिकल अल्कीन है, असिमेट्रिकल अल्कीन समझ, जैसे कि ये देखो ये अल्कीन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, अगर इसके यहाँ से बीच से उसको काटो तो जो राइट में है वो लेफ्ट में तो नहीं है, असिमेट्रिकल है। अगर असिमेट्रिकल अल्कीन में, असिमेट्रिकल अल्कीन में, असिमेट्रिकल मतलब नॉन सिमेट्रिकल, जो सिमेट्रिकल ना हो, अगर उसमें कोई असिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड किया जाए, जैसे असिमेट्रिकल रिएजेंट मतलब जो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना, जैसे H+Br- असिमेट्रिकल है ना ये। अब क्या होगा अगर ये पाई बॉन्ड टूटेगा, इस पाई बॉन्ड के टूटने पर, इस पाई बॉन्ड को टूटने पर ब्रोमीन कहाँ अटैच होगा, इधर अटैच होगा कि इधर अटैच होगा। तो ये चीज़ क्या कहता है यहाँ पर कि वहाँ पर जाकर जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे, Br वहाँ पर जाकर अटैक करेगा यहाँ, ठीक है, जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। अब लेट्स से अब इसी में देखो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर्स हमारे पास यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। तो CH3 CH है, CH2। अब ये भी हो सकता है कि Br यहाँ पर फर्स्ट पे अटैच कर ले, फर्स्ट कार्बन पे अटैच हो जाए, ये भी हो सकता है सेकंड पर अटैच हो जाए, सेकंड कार्बन पे। तो ये नहीं अटैच हो सकता क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, यहाँ दो हाइड्रोजन था, ठीक है। तो हमेशा हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा, जिसपे एक हाइड्रोजन था वहाँ पर अटैचमेंट करेगा। तो हमेशा ये चीज़ दिखनी चाहिए कि मार्कोनिकोफ रूल में हमारे पास क्या होती है कि हमेशा नेगेटिव वाला पार्ट वहाँ जाकर अटैच होगा जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ये मार्कोनिकोफ रूल कहलाता है, वो इस चीज़ में यहाँ पर डिस्कस हुआ है, सिंध बोर्ड में भी हमारे है ये मार्कोनिकोफ रूल। क्लियर है भाई?
ठीक है, बस यही चीज़ है सिंपल। हैलोजिनेशन करा हुआ है, अब हैलोजिनेशन में मतलब हैलोजन ऐड करते हैं, X2 ऐड कर देंगे अल्कीन के अंदर। तो अल्कीन लिया हमने, X2 ऐड कर दिया, बॉन्ड टूटेगा और X2 ऐड हो जाएगा, जाकर एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। CCl4 के प्रेजेंस में होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में होता है ये। ब्रोमीन और क्लोरीन इफेक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है। फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्शन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और आयोडीन रिएक्ट नहीं करता, मतलब वही बहुत स्लोली रिएक्टिव होता है। तो बस वही ब्रोमिनेशन पॉसिबल हो सकती है, क्लोरिनेशन पॉसिबल हो सकती है। बस जैसे कि इससे पहले जो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन देखा था मीथेन, उसमें भी ऐसे ही था, सेम क्राइटेरिया, बस और कुछ नहीं है उसके अंदर देखने के लिए। तो यही चीज़ बताइए। हेलोहाइड्रेशन से मुराद क्या है यहाँ पर कि हेलोहाइड्रेशन के HOX हाइपोहाइलस एसिड HOX की एडिशन है। हेलोजिन और OH दोनों को अगर एक साथ ऐड करें उस सूरत में क्या होगा, हेलोहाइड्रेशन। चूँकि X2 और H2O को जब एक साथ रिएक्शन कराते हैं ना, तो इससे हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास जनरेशन हो जाती है एक चीज़ की, जैसे ये Cl2 और H2O को रिएक्शन कराएंगे ना, इससे HCl बनेगा एक और हमारे पास HOCl बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइपोक्लोरस एसिड। तो हम HOCl को यहाँ पर अगर ऐड करेंगे, पाई बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ X चला जाएगा, एक तरफ OH चला जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे हेलोहाइड्रीन। तो बस इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि हेलोहाइड्रेशन में क्या होता है, HOX की एडिशन होती है, ठीक है, हाइपोहाइलस एसिड की एडिशन होती है, और जो एंड प्रोडक्ट हमारे पास आता है दिस इज हेलोहाइड्रीन। हेलोहाइड्रीन हमारे पास एंड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है HOX ऐड करने पर। HOX से मुराद दैट इज के हाइपोहाइलस एसिड ऐड करने पर, ठीक है। अभी हाइपोक्लोरस एसिड भी हो सकता है, हाइपोब्रोमस एसिड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है भाई। अच्छा, ये एक रिएक्शन है ऐसा जिसमें अब जो हमारे सिंध बोर्ड में था ही नहीं, इपॉक्साइडेशन, इपॉक्सी ग्रुप का ऐड होना, ये बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है, ये बिल्कुल नया है पढ़ने के लिए। इपॉक्साइडेशन, इपॉक्सीडेशन किसे कहते हैं, पर एसिड सच एज परऑक्सी एसिटिक एसिड और परऑक्सी बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद अल्कीन्स टू फॉर्म इपॉक्साइड्स, दस प्रोपाइलिन रिएक्ट्स विद पर एसिड टू गिव एपॉक्सी प्रोपेन। जैसे देखो प्रोपीन लिया हमने, अल्कीन है, अल्कीन के ही रिएक्शंस हम देख रहे हैं, और एक पर बेंजोइक एसिड, देखो बेंजोइक एसिड क्या होता है, C6H5COOH, दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, C6H5COOH, दिस इज बेंजोइक एसिड। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि C6H5COOH, एक ही बात है, ऐसे भी बना सकते हैं C6H5COOH, ये एक ही बात है, जैसे भी लिख दो आप। अब यहाँ पर बेंजोइक एसिड क्या होता है, पर कब लगता है, जब एक ऑक्सीजन बढ़ जाता है, जैसे H2O वाटर है ना, अब H2O तो क्या हो जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो जाता है ऑक्सीजन के बढ़ने पे। तो एक ऑक्सीजन देखो बढ़ गया यहाँ पे, COOH, डबल O होता है ना, ट्रिपल OH हो गया ये, तो एक ऑक्सीजन बढ़ गया, तो दिस इज पर बेंजोइक एसिड, अनस्टेबल होता है ये। अब यहाँ क्या होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और एक पाई बॉन्ड टूटने के बाद वो इस तरह से बॉन्ड बना लेगा इन दोनों कार्बन के साथ। तो यहाँ पर इस तरह से देखो बॉन्ड बना लिया इसने दोनों कार्बन के साथ, ये तो बेंजोइक एसिड अलग हो गया। तो ये प्रोपेन तो हुआ, उसके साथ इस तरह जब ऑक्सीजन लगाओ ना, तो ये कंपाउंड हमारे पास कहलाता है इपॉक्सी प्रोपेन हमारे पास बना, तो इसको इपॉक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन हो गई यहाँ पर अल्कीन की, लेकिन ऑक्सीडेशन किस तरह से हुई है, पर बेंजोइक एसिड के थ्रू हुई है, इपॉक्सी प्रोपेन बना। इपॉक्सी कैसे बनता है, जब पाई बॉन्ड टूटता है और दोनों कार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाते हैं। तो ये आपने पहली बार आपने ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा इपॉक्सी प्रोपेन का, ये फेडरल में है, ये इपॉक्सीडेशन रिएक्शन नंबर 6 है ये इलेक्ट्रोफिलिक में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, पर बेंजोइक एसिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हुआ। बात समझ में आ गई? बस ये चीज़ है कि नया बिल्कुल जो चीज़ मिले तो यही नई चीज़ मिली, बाकी तो कुछ नई चीज़ अभी दिखी नहीं थी। अच्छा, ये भी एक नई चीज़ है, ओजोनोलाइसिस, ठीक है। ओजोनोलाइसिस हमने बेंजीन की होगी, कल ही पढ़ा रहा था शायद मैं सिंध बोर्ड में ना, ओजोनोलाइसिस, ओजोन का रिएक्शन बेंजीन से कर रहे थे, ओजोनाइड बन रहा था, याद आ रहा है कुछ, तो उसके बाद क्लायोक्सल बन रहा था। ओजोनोलाइसिस में क्या करते हैं, ओजोन से रिएक्शन करते हैं, ओजोन क्या करता है, मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देता है। तो ओजोनोलाइसिस, ओजोन O3 ओलियोट्रोप है ऑक्सीजन का एक, वो अल्कीन्स के साथ रिएक्शन करेगा, और किस तरह से रिएक्शन करेगा इस चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं। दिस इज इथीन, ठीक है, इथीन का रिएक्शन ओजोन से होगा O3 के साथ, पाई बॉन्ड टूटेगा, फिर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में यहाँ पर O3 अटैच होगा। अब O3 किस तरह अटैच होगा, इस तरह से, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, O3 अटैचमेंट करिए ये। अब दिस इज कॉल्ड
मोलोजोनाइड, ये अनस्टेबल, जिसको जो है ना मोलोजोनाइड कहा जाता है। दिस कंपाउंड इज मोलोजोनाइड, ये अनस्टेबल होता है बहुत ज़्यादा। बस यहाँ से पाई बॉन्ड टूटा और O3 इस तरह से स्ट्रक्चर में इस तरह से ज्वाइन हो गया, ऐसे ही हुआ ना, इस तरह से अटैचमेंट कर लिया इसमें, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, चूंकि अनस्टेबल है, अनस्टेबल कंपाउंड स्टेबल होता है, जैसे कल पढ़ रहे थे बेंजीन में, वहाँ पर भी रीअरेंजमेंट हो गई थी ना स्टेबल करने के लिए अपने आप को। तो स्टेबिलिटी बस सिंपल इस तरह से गेन हो जाएगी कि स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज वेरिएशन में आएगा, ठीक है। ये यहाँ से बॉन्ड हटेगा और ये 2 ऑक्सीजन के साथ ऐसे अटैच हो जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ पे। तो आप देखें बस इस तरह से हुआ हुआ, 3 ऑक्सीजन थे ना, तो एक O2 इधर पे लगी और एक ऑक्सीजन ऊपर आ जाएगा, यस। तो ओजोनाइड ये बन जाएगा हमारे पास, मोलोजोनाइड से ही ओजोनाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास ओजोनोलाइसिस कहलाता है। फिर से बता दूं कि जब इथीन का ओजोन से रिएक्शन होगा तो पहले मोलोजोनाइड बनेगा, फिर मोलोजोनाइड के बाद ये रीअरेंजमेंट करके ओजोनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना याद रखना है आपको, क्योंकि ये बिल्कुल ही इस बोर्ड में नहीं है, टोटल फेडरल में ही है, इसलिए उसको यहीं से याद करना है और कहीं पे नहीं मिलेगा आपको रिएक्शन। क्लियर है? पोलीमराइजेशन पता है यार, इसको मैं कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। पोलीमराइजेशन, इथीन की पोलीमराइजेशन, इथीन है, डबल बॉन्ड टूटेगा, बहुत सारे मोनोमर्स ऐड हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, पॉलीथीन बन जाएगा। ये तो बहुत बेसिक बात है, बहुत सारे है ना, इथीन है, पाई बॉन्ड टूटना है और पाई बॉन्ड टूटने पर बहुत सारे इथीन के मोनोमर्स साथ में ऐड हो जाएंगे, पॉलीथीन बन जाएगा, जो प्लास्टिक है असल में, ठीक है। तो मैं कोई डिटेल नहीं जा रहा, जो डिटेल कोई जाने की चीज़ है मैं उसमें जाऊँगा, अब इसमें क्या करूँ, तो बहुत बार पढ़ा हुआ आपका होगा। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन क्या मतलब कि इन्फॉर्मेशन इसी में फेडरल में एक जगह लिखी हुई है इसी टॉपिक के बाद, कि कुछ पॉलीमर्स के नाम वाम उन्होंने लिख दिए, काम का मुझे लगा तो मैंने उसको भी डाल दिया, मैंने बोला इसको भी देख लेते हैं। पता पॉलीमर्स है नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर्स, नेचुरल पॉलीमर्स भी होते हैं, सिंथेटिक भी होते हैं। कुदरत ने बना दिए, इंसान ने बना दिए लैब के अंदर, ये वाले सिंथेटिक वाले। कुदरत ने बजाय वो नेचुरल, प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, DNA, ये सारे नेचुरल हैं हमारे पास पॉलीमर। प्रोटीन, अच्छा इसके मोनोमर्स क्या क्या है? प्रोटीन का मोनोमर अमाइनो एसिड होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, वो पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं सारे। स्टार्च जो तो ग्लूकोज होता है, बहुत सारे ग्लूकोज मिल जाते हैं तो स्टार्च बनता है, तभी पॉलीसेकेराइड उसको कहा जाता है ना, पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज, तो सेलुलोज जो है ना वो भी हमारे पास ग्लूकोज से बनता है, स्ट्रक्चर चेंज होता है सिर्फ। सेलुलोज और स्टार्च के स्ट्रक्चर में चेंजिंग है, बनता दोनों ग्लूकोज है, दोनों के मोनोमर्स ग्लूकोज होते हैं। स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस करने से भी ग्लूकोज मिलता है, सेलुलोज की हाइड्रोलाइसिस से भी ग्लूकोज ही मिलता है, ठीक है। तो लेकिन स्टार्च को तो ह्यूमन हमारे जो वो है ना कि लाइक हमारा ह्यूमन सलाइवा, वो स्टार्च को तो कर सकता है डिकम्पोज, स्टार्च को तो ग्लूकोज में डिकम्पोज कर सकता है इंसान के बॉडी में एंजाइम है, बट सेलुलोज को हम नहीं डाइजेस्ट कर सकते। वो जानवर जो होते हैं ना, हर्बीवोरस एनिमल, जो गाय वगैरह, इनकी वो कर सकते हैं सेलुलोज को डाइजेस्ट, वो हाइड्रोलाइज, लेकिन हमारी बॉडी नहीं कर सकती। एंजाइम्स नहीं होता है बिल्कुल। स्टार्च में तो हमारे पास अमाइलोज होता है ना, अमाइलेज होता है। अमाइलेज क्या करता है कि वो टाइलिन, जिसको हम कहते हैं टाइलिन या अमाइलेज, तो वो क्या करता है कि वो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है, लेकिन सेलुलोज को कन्वर्ट करने वाला एंजाइम हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर नहीं है। DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो ये न्यूक्लियो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये बहुत सारे मिलते हैं तो DNA की फॉर्म करते हैं, जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है उसका DNA का। सिंथेटिक पॉलीमर्स जो कि अब लैब में बनाए जाते हैं, इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। पॉलीथीन, जो प्लास्टिक बैग्स वगैरह होता है ना, शॉपिंग बैग्स, इथीन का पॉलीमर है, बहुत सारे इथीन मिलते हैं। PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड के पॉलीमर है, क्लोरोइथीन के, विनाइल क्लोराइड होता है ना हमारे पास, इस तरह से कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन Cl हाइड्रोजन, दिस इज विनाइल क्लोराइड। तो बहुत सारे जब पाई बॉन्ड टूटता है और बहुत सारे मोनोमर साथ में अटैच हो जाते हैं, PVC बन जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीफिनाइल इथीन, जिसको पॉलीस्टाइरीन भी कहते हैं, ठीक है। पॉलीफिनाइल इथीन, जिसको पॉलीस्टाइरीन कहा जाता है, इसको नॉर्मली हम लोग कमर्शियल लैंग्वेज इसको कहते हैं थर्मोकोल। थर्मोकोल देखा होगा ना आपने, देखो थर्मोपोल भी कहते हैं लोग, इसको नॉर्मली लोग थर्मोपोल कहते हैं। ये दैट, बट द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज थर्मोकोल। तो थर्मोकोल जो होता है दिस इज एक्चुअली अ प्लास्टिक ना, इसके ग्लासेस वगैरह भी होते हैं, डिस्पोजेबल ग्लासेस हो गए, डिस्पोजेबल प्लेट्स हो गए, इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें, फ्रिज वगैरह, TV वगैरह भी इसके अंदर ही आती है ना, पैक होकर आती है। और छोटे में मॉडल्स वगैरह भी स्कूल में आपने थर्मोकोल के बनाए होंगे, बहुत सारे ह्यूमन हार्ट और लंग्स ये सब बनाया होगा ना, ये सब। तो थर्मोकोल का बहुत इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक ही होता है, ये सॉफ्ट सा होता है, ठीक है। घरों के ऊपर भी, छतों पर भी की लगाया जाता है इसको, एक बहुत गर्मी से बचने के लिए थर्मोकोल वगैरह को। तो ये असल में हमारे पास फिनाइल इथीन से बनता है, स्टाइरीन से बनता है। देखो ये जो स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर हमारा बेंजीन है ना, बेंजीन के साथ CH डबल बॉन्ड CH2 लगा लो, दिस इज कॉल्ड स्टाइरीन, इसको स्टाइरीन कहते हैं। अब यही स्टाइरीन का बॉन्ड टूटता है और उसके बाद बहुत सारे आपस में जुड़ जाते हैं मोनोमर्स, तो दिस इज कॉल्ड पॉलीस्टाइरीन, इसी को थर्मोकोल कहा जाता है,
कि भाई प्लास्टिक है, सिंथेटिक। पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर इज एक्चुअली आर्टिफिशियल कॉटन। पॉलिस्टर बोलते हैं ना, पॉलिस्टर के कपड़े हैं भाई, जैसे कॉटन होता है ना, तो पॉलिस्टर आर्टिफिशियल कॉटन हमारे पास होता है। प्योर कॉटन तो आता ही नहीं, अब ज़्यादातर मिक्स कॉटन आता है, इसमें पॉलिस्टर के साथ कॉटन मिक्स होकर आ रहा होता है। पॉलीएस्टर होता है, पॉलिस्टर बोलते हैं इसको, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर, ये पॉलीएस्टर है, ये पॉलीएस्टर, तो ये पॉलीमर होता है ये एस्टर का, ठीक है, एस्टर का पॉलीमर है। इसमें दो चीज़ों से मिलकर बनता है, इथेन 1,2-डायोल और बेंजीन 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इथेन 1,2-डायोल से मुराद दिस इज 1,2-इथेन-डायोल, जिसको इथाइल ग्लाइकोल कहते हैं। एक ये चीज़ होती है इथाइल ग्लाइकोल, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है इथीन का, ये सिन बोर्ड में हमने पढ़ा होता है इसको। और इसके साथ बेंजीन 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब 1,2 नहीं, सॉरी, यस, बेंजीन 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। असल में इस तरह से होता है, COOH यहाँ पर, COOH यहाँ पर, ये होता है टेरेपेथिलिक एसिड, इन दोनों का मिक्सचर होता है, तो ये पॉलीएस्टर कहलाता है हमारे पास है। तो कुछ नेचुरल आइसोमर 4 यहाँ पे बताया गया, 4 हमारे पास सिंथेटिक पॉलीमर्स बताया गया। तो उसी के साथ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन कुछ डाला हुआ था, तो वो भी मैंने बोला चलो लिखा हुआ तो पढ़ा देता हूँ, ठीक है भाई। तो बाकी बात तो एक इंपॉर्टेंट चार्ट है, अच्छी खासी मालूमात मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है इसके अंदर से, क्लियर है। अच्छा, इसमें कुछ आखिरी में ना कुछ डेफिनेशंस हैं, तो और क्लास का भी टाइमिंग शायद 5-6 मिनट ही बाकी है, तो कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं वो उसके साथ ही आ रही हैं। जो कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं, लोकलाइज बॉन्ड, डीलोकलाइज बॉन्ड, इसमें क्या डिफरेंस है। लोकलाइज बॉन्ड जो एक जगह पर फिक्स हो, और डीलोकलाइज बॉन्ड जो फिक्स ना हो, जो मूव करे, ठीक है। जैसे इथीन के अंदर जो डबल बॉन्ड होता है ना, वो फिक्स होता है, वो मूव नहीं कर सकता, ये लोकलाइज बॉन्डिंग कहलाती है। और डीलोकलाइज बॉन्डिंग जैसे बेंजीन के अंदर होती है, बेंजीन का जो पाई बॉन्ड होता है वो मूव करता है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसमें बॉन्ड जो है ना मूव कर रहा होता है तो वो डीलोकलाइज पाई बॉन्डिंग कहलाती है, डीलोकलाइज बॉन्डिंग कहलाती है। तो दो तरह के बॉन्ड है, लोकलाइज, डीलोकलाइज्ड। स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट जिसको हम कहते हैं, इसको स्टेरिक हिंड्रेंस भी कहा जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक इफेक्ट, जो बल्की ग्रुप्स होते हैं, इसको आगे पढ़ेंगे कि जब बल्की ग्रुप्स जब अटैच होते हैं ना किसी भी कंपाउंड के साथ, तो वो उसको स्टेरिक इफेक्ट देते हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो द प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप्स इन क्लोज प्रोक्सिमिटी ऑफ ईच कॉजेज वैन डर वाल्स रिपल्जन, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक हिंड्रेंस भी इसको कहा जाता है कि बल्की मॉलिक्यूल जब बल्कि भारी, बड़े या भारी भर का मतलब मैं बता रहा हूँ, जैसे देखो अब जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लाइक H H H H, ठीक है, H H H आ गया। आप यहाँ पर अब इधर पर ना इस पे यहाँ पर यह तीन तरफ से इधर पे CH3 लगा दूँ, CH3 CH3 CH3, अब यहाँ पर लगा दो Cl। अब यहाँ पर Cl जो है ना वो एक छोटा आइटम है, तो यहाँ पर अटैक करना आसान, इधर पर कोई भी मॉलिक्यूल अटैक कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये अगर हम Cl के बजाय अगर आयोडीन लगा दें, आयोडीन का बड़ा आइटम है, यस, तो फिर इजीली ब्रेक नहीं हो सकता ये वाला बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस आ गई, रुकावट आ गई, बल्की मॉलिक्यूल, बल्कि ग्रुप आ गया। तो जो बल्कि ग्रुप आ जाता है तो यही स्टेरिक इफेक्ट कहलाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस कहलाता है हमारे पास, उसको हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट क्या चीज़ होती है भाई, ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स हमारे पास कहलाते हैं, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको पढ़ते हैं। द इफेक्ट इन विच अ पोलर बॉन्ड इंड्यूसेस पोलैरिटी इन एडजेसेंट बॉन्ड एंड इवन फर्दर अलोंग द चेन इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, असल में सिंपल आप इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट ही कह सकते हो, बेसिक अगर आप इसको समझो तो। जैसे ये हमारे पास मॉलिक्यूल मौजूद है, यहाँ पर Cl है, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज है, तो सामने वाले पे पॉजिटिव चार्ज ना सिर्फ सामने वाले पे बल्कि दूर दूर हाइड्रोजन पर भी, पीछे भी वो पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देता है। तो ये जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, खुद पर तो नेगेटिव चार्ज लेते हैं, बाकी मॉलिक्यूल्स अपने जिसके साथ अटैच होते हैं उस पर भी, और उसको आगे वाले मॉलिक्यूल्स पर भी वो क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज जनरेट करवा देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है ये, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होता है ये। नेक्स्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन किसे कहा जाता है भाई, कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज द इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ सिग्मा बॉन्ड यूजुअली विद एन एडजेसेंट एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड p ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस। इट इंक्रीजेस द मोबिलिटी ऑफ, इट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। देखो इसको एक चीज़ अगर हम देखेंगे ना, कल जैसा कि मैं बता रहा था कि जैसे ये बेंजीन है, अब बेंजीन के ये पाई बॉन्ड्स हमारे पास हैं और बेंजीन के साथ CH3 ग्रुप हमने अटैच कर दिया, दिस इज CH3 ग्रुप ऑफ बेंजीन।
अब यहाँ पर क्या है कि CH3 ग्रुप की अटैचमेंट हो गई यहाँ पर। अब इधर पर क्या होता है कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन हाइड्रोजन का एक बॉन्ड टूटता है और एक बॉन्ड टूटने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, बेंजीन मोर रिएक्टिव हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो ये जो है ना कि किसी के सिंगल बॉन्ड का टूटना और सिंगल बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाना बेंजीन के अंदर, दिस इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। ये किसी भी तरह से हो सकती है। मिसाल के तौर पर यहाँ से ये बॉन्ड टूटा है, यहाँ पर इधर से एक बॉन्ड टूटा H+ का, और H+ जो है वो यहाँ से फिर यहाँ से बॉन्ड टूटा, ठीक है, तो बॉन्ड टूटने पर H+ अलग हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। तो दिस इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। हाँ, चूँकि बेंजीन, चूँकि अभी हम इसको जब ओरिएंटेशन इन बेंजीन पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर ज़्यादा डिटेल में आपको इसको समझाऊंगा कि ये मिथाइल ग्रुप क्या करता है, अपना पाई बॉन्ड में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़कर इसको जो है वो क्या कर सकता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। वरना बाकी असल में बेंजीन पढ़ा नहीं है ना आपने अभी शायद, जैसे OH है, बाकी तो लोन पेयर होते हैं, डायरेक्टली लोन पेयर देकर एक्टिवेटिंग ग्रुप बन जाते हैं। लेकिन मिथाइल ग्रुप एक्टिवेटिंग इस वजह से होता है कि अपना पाई बॉन्ड जो है ना, जो अपना सिग्मा बॉन्ड तोड़कर 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की बाकी डिटेल आगे जाकर आएगी जब हम बेंजीन डिस्कस करेंगे, तो फिर शायद समझ में आएगा। तो आई थिंक ये अल्कीन्स हमारे यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है बस। तो अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास अल्काइन और बेंजीन का होगा, बट वो फिर एक नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, ठीक है। तो आई होप सो कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, जो चीज़ें बताई हैं।